हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। आज तक हमारे पास जो भी ऑफिसर्स आए हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाए, पर आज जो हमारे साथ एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर बैठे हुए हैं उन्होंने एक पूरा लाइफ जिया हुआ है विद दिस पोजीशन जिसका आप लोग ड्रीम करते हैं। आज सर अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि आफ्टर बीइंग अ डिप्टी कलेक्टर, आफ्टर क्लियरिंग सीजीपीएससी एग्जामिनेशन, इस पूरी जर्नी में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें आप सीखते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेट्स वेलकम भागवत जायसवाल जी। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आज आपसे आपका पूरा एक्सपीरियंस चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ना अभी तक जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें ऐसा रहा है कि लोगों ने सिलेक्शन लिया है पर उन्होंने अभी उस फेज़ को जिया नहीं है। आपने उस फेज़ को जिया हुआ है। सर आप अभी करेंटली जॉइंट कलेक्टर के पद पे हैं, जल्दी ही अपर कलेक्टर बनने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर इतने साल रहे हैं। क्या क्या होता है इस सर्विस में, कैसे पोजीशंस चूज़ करना चाहिए कि कौन से पद में जाना चाहिए, हर एक चीज़ आपको डिस्कस करना है। पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू, यहाँ पर आप मुझे बुलाए। अच्छी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब की, लोगों के तक पहुँच सके और हमारी एक्सपीरियंस की बातें पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं भागवत जायसवाल, अभी वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर। बेसिकली मैं शक्ति का हूँ। शक्ति एक उस समय एक छोटी एक कस्बा हुआ करती थी जब हम पढ़ाई करते थे। स्कूल कॉलेज सब चीज़ वहीं से, और एक बहुत अच्छे सिनारियों में हम अपनी लाइफ वो जीते थे। बाकी इकोनॉमिकल कंडीशन उस लेवल का नहीं था कि हम बहुत अच्छा बोल सके, बट एक लाइफ कंडीशन इतनी प्यारी थी। जैसे बोलते हैं ना, आपका प्रति व्यक्ति जो खुशी वाली आय जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? भूटान में। भले ही पैसा ना हो, हाँ खुशियाँ बहुत थी। तो वो लाइफ हमने जिया था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे अपने इंट्रोडक्शन में मैं जोड़ना चाहूँगा कि सबसे पहले जब कॉलेज ख़त्म हुआ हमारा, आमतौर पे आप लोग भी कॉलेज ख़त्म करते हैं, आजकल ज़्यादातर बच्चे बी समथिंग कुछ और अच्छे प्रोफेशनल कोर्स के साथ ख़त्म करते हैं। उस समय तक तो उनके बहुत सारे ख्वाब रहते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिस दिन वो डिग्री मिल जाती है, जिस दिन वो लास्ट पेपर दिलाते हैं, उसके बाद उनका ब्रेकआउट हो जाता है कि अब क्या, अब दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि दूसरी कंपनी आए, हमको सेलेक्ट करे, तब हम जाएंगे। और वो चीज़ें तो होती तब है जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हैं। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं किए हैं तब तो डैम श्योर है कि आपको ना तो कोई कंपनी ढूंढने वाली है, इवन आपको कोई सेठ मरवाड़ी भी नहीं खोजने वाला है कि आप आइए उनके यहाँ काम कीजिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चे जो हमारे जैसे रहे हैं, मैं बेसिकली बीएससी बायोलॉजी से ही ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद जब एक ब्लैंक आउट आया लाइफ में कि हाँ डिग्री आ गई, बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे मार्क्स, भले फर्स्ट डिवीज़न था, नॉमिनल फर्स्ट डिवीज़न था, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा था क्योंकि मैं दूसरों के कंपैरिजन में ही देखा जाता है कि हम अपने दोस्तों की तुलना में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए। सॉरी सर, बीच में काट रहा हूँ। ये आप लोगों को भी स्पेसिफिक करना है क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि 10-12 बहुत अच्छा टॉप किए रहते हैं ना तभी डिप्टी कलेक्टर बन पाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो आप अपने 10-12 के परसेंटेज बताइए। नहीं, एक्चुअल में जो टॉपर बनने का जो नशा होता है वो नशा बार बार नहीं चढ़ता। आई थिंक आप देखे होंगे, आप रेंडम देखिए, 10वीं टॉपर जो होता है 12वीं टॉपर नहीं बनता, आप गौर कीजिएगा। इवन वो जब कॉलेज करता है तो गोल्ड मेडल में भी नहीं जाता। एक दो लोग अपवाद हो सकते हैं, बाकी नहीं जाते, क्योंकि उनका वो नशा का पीक उन लोग ले चुके रहते हैं। और ये नशेदार लोग कहीं और जाकर भले ही अपनी करियर सेटल करते, बस सिविल सर्विस जैसे सेक्टर में नहीं आ पाते, क्योंकि वो नशा एक उम्र के बाद चढ़े ना तो वो बेहद अच्छा रहता है। वैसे तो मैं 10वीं में वही 64%, 12वीं में 57% मार्क्स गेन किया था, और मैं इसलिए खुश था क्योंकि मेरे दोस्तों की तुलना में मेरा बेहतर नंबर था। और बाकी ओवरऑल जब मैं बाहर निकला, जब मैं पढ़ने लगा, तब मैं देखा कि बाप रे, इतने टैलेंटेड लोग जिनका 78, 84, लगभग 90 के आसपास मार्क्स थे उस दौर में भी। तब मुझे लगा कि बाप रे, मैं कितना पीछे था, या नॉलेज में कितना पीछे हूँ। तो वो जो बीच का गैप होता है उसको भरने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो आपको एक्स्ट्रा मांगता है, क्योंकि आप उस दौर में, जिस दौर में आपको पढ़ना था, उस दौर में तो आपने खेल लिया, घर का काम कर लिया, कोई प्रोफेशनल काम कर लिया, 4 पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन अब जब पढ़ाई की बात आती है तो उस गड्ढे को भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है।
और वही एक्स्ट्रा मेहनत अगर कोई कर दिया तो वो चाहे कमज़ोर रहे, चाहे वो थोड़ा सा कम जानकार रहे, लेकिन वो अपनी जानकारी फुलफिल कर सकता है और इतनी मजबूती से ऊपर उठ सकता है कि आप उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। कैसे आए ये थॉट कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, सब ट्राई करके देख लेते हैं? एक्चुअल में कॉलेज के लास्ट ईयर के दौर में और उसके बाद के दौर में मैंने बहुत सारे काम ट्राई किए, बहुत सारे, जैसे आप लोग आम दिनचर्या में देखते हैं, कोई ये धंधा खोल ले, कोई ये दुकान कर ले, घड़ी से बनाना सीख ले, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना सीख ले। सारा चीज़ हमने ITI लेवल का जितना करना था 2-2 3-3 दिन 5-5 दिन करके देख लिया, समझ में आया कि हम किसी के लायक नहीं है। और फिर उसके बाद एक तभी सडनली हमारे शक्ति में कुछ सीनियर्स का रेलवे में सिलेक्शन हुआ, तो हमको लगा कि ये तो रेलवे अच्छा है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है, अगर रेलवे में जाएं तो हम सार्वभौमिक हमको एक पहचान मिल सकती है कि नहीं मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, ये हूँ, वो हूँ, गुड्स गार्ड हूँ, स्टेशन मास्टर हूँ, छोटा मोटा नहीं होता स्टेशन मास्टर। तो वो जो हमको उस आइडेंटिटी के लिए हमको लगा कि घर से बाहर जाना चाहिए। घर में संघर्ष किए, थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन वैसा नहीं था कि हर महीने हमको पैसा मिल सके, बट संघर्ष से तो सब किया जा सकता है तो घर ही वाले ना मान गए। हम चले गए घर से बाहर, कई दोस्त गए, 6 दोस्त गए थे, लास्ट में एक ही सर्वाइविंग में बचा वहाँ, बाकी 5 कुछ कुछ कारणों से वापस आ गए। तो हमने उस समय रेलवे की तैयारी की थी। आमतौर पे आप गौर कीजिएगा, लोग बाग UPSC की तैयारी शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्टेट PSC में आते हैं, फिर उसके बाद SSC दिलाने लगते हैं, फिर उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, कोई स्टेट लेवल का कोई छोटा कर्मचारी चयन आयोग रहता है उसमें जाते हैं, फिर लास्ट में टेट सेट तक उतर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि धैर्य रखें, आप अपनी काबिलियत पहचानें कि आपकी क्षमता कितनी है। क्या होता है, हो सकता है मैं 20 किलो उठा सकता हूँ, हो सकता है 40 किलो उठा सकता हूँ, हो सकता है 100 किलो उठा सकता हूँ। तो मैं अपनी क्षमता पहले पहचानूँ कि मैं कितना किलो उठा सकता हूँ, और उस किलो उठाने वाली वर्ग में मैं अपना कंपटीशन करूँ और वहाँ पर अपने आप को सेटल डाउन करूँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट, चूँकि मेरी प्रैक्टिस होते रहेगी, तो 40 किलो से 60 किलो उठाने की जो मेरी क्षमता रहेगी वो धीरे धीरे 3 महीने में 6 महीने में डेवलप हो जाएगी, तब मैं आगे बढ़ूँ। तो सेम थिंग ये मेरा कॉन्सेप्ट था। मैं रेलवे के पहले तैयारी किया, 1-2 एग्ज़ाम निकल गए मेरे, लगभग कैरियर मतलब लाइफ सेटल होने की स्थिति में आ गया, लेकिन संतुष्ट नहीं रहता था मैं जल्दी। वो जो होता है, एक असंतुष्टि रहती है कि और बेटर किया जा सकता है लाइफ में, तो उस बेटर करने के चक्कर में फिर बिलासपुर आ गया। यहाँ पर SSC निकल गया, SSC के कुछ पोस्ट मिले, बाद में बताऊंगा क्या क्या पद है, और SSC के कुछ पोस्ट मिले, उसमें जाने लगा। जब तक कॉल लेटर आता है ना, हमारा कॉल लेटर और ज्वाइनिंग करने का जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का फाइनल क्रैक से लेकर, जो कॉल लेटर और ज्वाइनिंग का जो ड्यूरेशन होता है 3 महीने 6 महीने रहता था। उस 6 महीने में दूसरे एग्ज़ाम निकल जाया करते थे, क्योंकि हम उस चूँकि आप एक बार 100 मीटर की दौड़ अगर आपको आ गई, तो आप चाहे इस कंपटीशन में दौड़े चाहे इस कंपटीशन में दौड़े, आप दोनों को ही क्रैक करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर से आ जाता था, फिर हम कंफ्यूज हो जाते थे, उस चक्कर में हम दोनों को ज्वाइन नहीं कर पाते थे। तो फिर ट्राई करते थे, 6 मंथ में फिर चौथा में आ जाते थे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले मतलब जो जॉब ज्वाइन किया, अच्छे से कर रहा था जॉब, बट मुझे लगा कि नहीं यार बेटर भी और कर सकते हैं, फिर बेटर करने की कोशिश किया। और लास्ट में हम जो है जब एक पद में काम कर रहा था अंबिकापुर में फूड इंस्पेक्टर के, तो मुझे लगा फूड इंस्पेक्टर तो अच्छा है, लेकिन मेरे ही सामने बैठा बंदा जो मेरा अधिकारी या फूड अफसर है, वो भी तो किसी एग्ज़ाम से आया है, तो मैं भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेता हूँ। इसका तो मैं खिलाड़ी बन ही चुका हूँ, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा रात दिन जगना पड़ेगा, जग लेता हूँ। बाद में प्रमोशन का इंतज़ार करने से तो अच्छा है कि पढ़ाई कर लिया जाए। और उस चक्कर में मतलब CGPSC की तैयारी के लिए फिर बिलासपुर वापस आ गया रिज़ाइन करके, और फिर तैयारी करने लगा। ये कौन सी ईयर चल रहा है? ये अभी दौर चल रहा है आपका 2009 का। ओके। 2009 का, जब 2008 PSC आई थी तब हम आए थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय कुछ तकनीकी कारणों से स्टे वगैरह लगा, और हमारा 3 साल उस समय उस दौर में बर्बाद हुआ। फिर उसके बाद आप मतलब तैयारी किए, और फिर 2000 कौन से ईयर में? ये हाँ 2008 PSC में जब स्टे हटा, तो जो लगभग 2012 के आसपास उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय मैंने अकाउंट अफसर मुझे मिला था, रैंक वाइज मुझे अकाउंट अफसर डिप्यूट किया गया था। और सेम थिंग फिर 3 ही महीने में हमारा दूसरा एग्ज़ाम था 2011 PSC का, तो उसमें डिप्टी कलेक्टर बनकर मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ।
सर लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ये भी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे फिर आपने ये मान लिया कि यही एक फाइनल है जहाँ पे मैं आना चाहता था? नहीं, मैंने नहीं माना। हाँ। मैं उसके बाद यूपीएससी अटेम्प्ट करता था अरे वाह। और यूपीएससी में मेंस भी कई बार राइटअप किया और बहुत अच्छे से, क्योंकि दिल्ली का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया या यहाँ यूपीएससी का उस दौर में उतना अच्छा माहौल नहीं था। हमारा सर्कल भी काफ़ी अच्छा था। जो अभी डिप्टी कलेक्टर्स है उसमें से 3-4 आशीष टिकरिया या अविनाश भोई, तरुण किरण, ये सारे हमारे सर्कल थे। जो अभी तहसीलदार रायपुर है मनीष साहू, वो भी हमारे सर्कल में थे। हम लोग सब तैयारी करते थे। एक हमारा सुधाकर बोदले साहब है, जिला महिला बाल विकास अधिकारी। हम सब भोपाल जाया करते थे, सब मेंस लिखा करते थे, एक साथ रुका करते थे। और आज हम अपने अपने इस करियर में सेटल डाउन है कि नहीं, स्टेट पीसीएस का ही जॉब हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि हम बेसिकली हैं छत्तीसगढ़िया। होम सिकनेस कहीं ना कहीं हमारे ना जीन में है, तो इसलिए वो हमको ना ज़्यादा वो नहीं करने देता। नहीं, स्टेट में ठीक है भैया, हमको घी लगा हुआ रोटी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, रोटी तो मिल रहा है। तो बात उसकी नहीं है। हमने सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा यूपीएससी या उसका ख्वाब इसलिए नहीं छोड़ा कि हम यहीं रहना चाहते थे, इसलिए क्योंकि हमको लगा कि जो एक्सपोजर उनको मिलता है, एक एक रैंक ऊपर का एक्सपोजर उनको मिलता है, सेम एक्सपोजर हमको भी मिलता है, जस्ट एक रैंक नीचे रहता है। वो किसी और बॉस को मनाते हैं तब जाकर अपने जो वो रहते हैं, जो ख्वाब या जो सोच रहती है उसको कर पाते हैं। हमको उनको मनाना रहता है, वो ज़्यादा ईजी रहता है। और हम बहुत अच्छे कई आईएएस लोग के साथ काम किया, बेहद अच्छे लोग भी रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ उसको जॉब के जैसे लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको बहुत अच्छे सर्विस के रूप में लेते हैं। और उनके जो खुद काम करना चाह रहा है, जो खुद अपने ऑफिस को, अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके साथ काम करने में बेहद मज़ा आने लगा। तो जब हमको इस जॉब में मज़ा आने लगा तो हम सोचे नहीं, इट्स ओवर, अब कबीरा मान जाओ। सर मैं आपका एक बात पकड़ा, जॉब और सर्विस में क्या फ़र्क है? अच्छा, हाँ, ये एक बेसिकली बेहद एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। हम कि इनकी जॉब लग गई या ये सर्विस करने जाते हैं, ठीक है, बोल चाल की भाषा में दोनों सेम जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कई लोग जॉब करने जाते हैं। उनको जॉब करने में अगर उनका गौर करेंगे तो उनका जो 10 से 5 का जो शेड्यूल रहता है, उसमें वो 10 से पहले ना तो उस जॉब के बारे में सोचते हैं, ना उस एरिया के बारे में सोचते हैं, ना कुछ नहीं सोचते, ना ही 5 के बाद कुछ सोचते हैं। अर्थात वो सिर्फ 10 से 5 इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी वो ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी आवर्स है। पहुंच गए, जो काम मिला वो कर लिए, जो उनको डेलीगेट हुआ उसको भी अच्छे से कर लिया। मैं उसमें कमेंट नहीं कर रहा हूँ, या कुछ लोग कम भी करते हैं उसको बोलते हैं जॉब। और जब कोई सोचता है कि नहीं, ये मेरा एरिया है, ये मेरा जुरिडिक्शन है, मैं इसमें चाहूँ तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ तो कर सकता हूँ, बहुत कुछ ना सही, कुछ सही, मतलब बहुत कुछ होता है, तो मैं कुछ तो शुरू करूँ। वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज लगाता है, कहीं से कुछ चीज़ें, संसाधनों को वो जुगाड़ करके उसको फिट करता है। और वो शाम को जब देर शाम को घर भी जाता है तो वो सोचते रहता है कि मैं इसको किस तरीके से करूं। ये जो दोनों में अंतर होता है, ये होता है सर्विस। हम वहाँ सर्व करने गए हैं, चाहे किसी भी के रूप में रहे। मतलब वो टाइम का बाउंडेशन जब नहीं होता है, बिल्कुल, वो होता है सर्विस। और जो एक शरीर से काम किया जाता है वो जॉब होता है, लेकिन जो आत्मा से, मन से काम किया जाता है वो सर्विस होती है। बहुत सही, बहुत सही। आज इतनी सारी चीज़ें जानने को मिले ना, तो गूज बम्स आ रहे हैं कि एक एक्सपीरियंस जो ऑफिसर होता है ना, उसके पास सही में नॉलेज का खजाना रहता है, जो मतलब वो एक्चुअल वर्क कर करके लोगों को देख के सीखे रहते हैं। तो बताइए कि सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टेजेस में जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर, फिर जॉइंट कलेक्टर, फिर आगे क्या क्या होने वाला है सब कुछ। एज अ डिप्टी कलेक्टर जब आप ज्वाइन किए थे, कैसा था उस समय माहौल? आप क्या क्या चीज़ें किया करते थे, क्या क्या आपको सीखने को मिला? ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर लोग देखेंगे ना, उनको ये समझ में आए कि यार मैं बनने क्या वाला हूँ और मेरा दायित्व क्या क्या रहेगा। ठीक, मैं चूँकि इसी प्रश्न का मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा, ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा उपयोगी रहे। हम अपने परीक्षा की तैयारी में सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंसी करते हैं वो प्रेफरेंस भरने में करते हैं। मतलब अगर आप माने ना माने, आप मोबाइल नंबर भरने में 3 बार चेक करते हैं कि मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है, ईमेल आईडी सही है कि नहीं है, जो शायद काम भी नहीं आने वाला है। लेकिन आप वरीयता को चुनने में आप उतनी सावधानी नहीं बरतते। क्या सावधानी बरतते? ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी सीनियर से पूछ लिए,
मेरे से पूछेंगे या किसी जनपद सीओ से पूछेंगे या अकाउंट अफसर से पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे या किसी कोचिंग वाले संचालक से पूछेंगे जिसको, या कोचिंग वाले टीचर से पूछेंगे जिसको आप मानते हैं, या आपके भैया पड़ोसी को पूछेंगे जिन लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। लास्ट में है कि दोस्त जो भरा है वही देख के लिख दे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, लास्ट में यही काम आता है। 3 दोस्त जो भर रहते हैं, लास्ट में हमारा मन भी उधर ही चल देता है, चलो ठीक है नरक में जा रहा है मैं भी जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको पहले से एनालिसिस करें, क्योंकि हम जब प्रेफरेंस भरते हैं, हमारा रैंक कुछ भी हो, टॉप हो या उसके बराबर हो, हम उसी जॉब में जाते हैं। अब वो जॉब पता है आपको, अगर आप 24 साल में नौकरी पा रहे हैं तो आपको 62 साल 60 साल तक वो नौकरी करनी है, अर्थात 36 साल आप उस डिपार्टमेंट में, उस पद या उस आवरण में जीने वाले हैं। 36 साल का डिसीजन आप इतनी आसानी से ले रहे हैं। शादी के लिए भी आदमी मतलब परिवार इतने बार सोचते हैं, है ना, जो कि मतलब एक पार्ट होती है, मतलब सेकंड पार्ट होती है, ये तो फर्स्ट पार्ट है हम, और इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं होती। जो बोल दिया, अब मैं क्यों बोलने लगा कि जनपद सीओ अच्छी नौकरी नहीं है। जनपद सीओ तो नहीं बोलेगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं हमारे सरकारी तंत्र में, जो ना 2 प्रकार के लोग क्लियर, जब भी आप मिलेंगे कभी भी आकलन कीजिएगा, या तो वो अपनी नौकरी से जरूर ज़्यादा खुश रहते हैं, जब देखो तो बड़ाई करते रहेंगे, ऐसा लगेगा कि उस नौकरी के बराबर कुछ है ही नहीं, या तो वो बेहद दुखी रहेंगे, जब देखो तो बुराई करते रहेंगे और ऐसा लगेगा दुनिया ज़्यादा वर्स्ट जगह वो है ही। बिल्कुल। और आप ये दोनों से प्रभावित रहते हैं और इसलिए आपको दिक्कत होती है वरीयता चुनने में। आप ये दोनों लोगों से बचिए, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं या बहुत ज़्यादा जो अपोजिट होते हैं। अर्थात आप किसी न्यूट्रल आदमी से ही पूछिए, और न्यूट्रल आदमी के लिए, जैसे मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मेरे से आप डिप्टी कलेक्टर के बारे में मत पूछिए। या तो मैं बहुत खुश हूँ तो बड़ा उछल उछल के बताऊंगा, दुखी हूँ तो अरे यार कहाँ फंसेगा तू, छोड़ इसको, ऐसा बोलूंगा। अर्थात आप मेरे से दूसरे पदों के बारे में पूछिए ना, जो मैं पद में हूँ ना वो छोड़ दीजिए, दूसरे पदों के बारे में पूछिए। बताइए अकाउंट अफसर कैसा होता है, जनपद सीओ कैसा होता है, जिला आबकारी अधिकारी कैसा होता है, मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मैं निरपेक्ष हूँ उसमें, मैं सापेक्षिक नहीं हूँ। तो ये निरपेक्ष रूप से जो बताऊंगा ना वो आपके लिए बहुत कारगर है। तो वरीयता जरूर चुनिए, क्योंकि वही हमको डिसाइड करता है कि हम क्या बनने वाले हैं, कैसा लाइफ स्टाइल जीने वाले हैं। हाँ, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे खास क्वेश्चन था कि हम ज्वाइनिंग के समय कैसे हमको फील होता है। देखिए, लिस्ट में नाम आ जाए कसम से, मतलब उससे बड़ी खुशी कुछ होता ही नहीं। आप वो जो 3 इडियट की मूवी टाइप की है, वो लिस्ट में ऊपर में नाम दिख जाना, जिसमें आप अंदर चले जाते हैं दरवाजे के अंदर, वो बेहद खुशनुमा होती है। लेकिन वो खुशनुमा तो और ज़्यादा दिन तक आपका टिकने वाला नहीं है। आप निश्चिंत मानिए, क्योंकि हमको जॉब करने जाना है, सर्व करने जाना है, सर्विस करने जाना है। तो उसके लिए जब ज्वाइनिंग लेटर के बाद जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे सामने अचानक से बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे। अब जो हॉस्टल लाइफ हम नहीं जी सकते वहाँ पर, कि कुछ भी पहन लिए, कुछ भी सुबह इतना बजे उठे, रात में इतना बजे सोए, कुछ भी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहीं पर खड़े होके वो पान खा रहे हैं, समथिंग कुछ नाश्ता कर रहे हैं, ये सब अब अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से डिलीट। आप पोस्टिंग प्लेस में एक डेकोरम मेंटेन करेंगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको शुरुआती में कोई पैसे नहीं मिलते, जो आप निर्भर करेंगे। घर वाले भी नहीं देंगे, क्योंकि अब बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया है, नहीं देंगे, डैम श्योर है, ठीक है। और आपको ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शुरू महीने से या दूसरे महीने या अगले 3 महीने से, तो 3-4 महीने तक सैलरी भी नहीं आती, क्योंकि हमारा एक प्रान नंबर जनरेट करना रहता था एक समय में, तो उसकी वजह से 3-4 महीना गैप हो जाया करता था। तो जो शुरुआती दौर का 6 महीने का कोई भी अधिकारी को अगर आप पाएंगे, डिप्टी कलेक्टर की बात नहीं है, तो वो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में रहता है, क्योंकि उसको मेंटेन भी करना है, उसको एक लाइफ स्टाइल भी करना है, दोस्तों के बीच में अच्छा भी रहना है, परिवार उसको छोड़ दिया रहता है कि अब तो ये कंप्लीट हो गया इसका। तो ऐसी स्थिति में वो सबसे संघर्षपूर्ण रहता है शुरू के 6 महीने। और इमेज बिल्डिंग का भी खेल रहता है कि आप अपने सीनियर्स के बीच में जो इमेज बिल्डिंग करेंगे एज अ जूनियर, आप 3 या 4 साल आप उस ज़िले में काटने वाले हैं। वो 3-4 साल वो आपका इमेज ही काम आएगा कि आप पोलाइट हैं, आप नॉलेजेबल है, डेडिकेटेड हैं आप पढ़ने में। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई हो रही है अभी कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो क्या पढ़ाई हो रही है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित या समथिंग दर्शन शास्त्र, ये सब पढ़ाई लिटरली मानिए, सब पढ़ाई को चुपचाप छोड़ दीजिए जब ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, एज अ डिप्टी कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, LRC, भू राजस्व संहिता, भू अभिलेख लेखावली, ठीक है, भंडारक्रय नियम, स्थापना नियम, सिविल सर्विस रूल, और ये सब में पढ़ना भी है, आपको एक्सपर्ट भी बनना है। और ये तो मैं बेसिक चीज़ बताया हूँ, इसके अलावा जितने लॉज हैं,
हमारे जितने कानून हैं जो हमारे थ्रू इम्पोज होते हैं सबको जानना है। दूसरा नियम अलग जानना है। दूसरा अब तक के सामान्य प्रशासन विभाग या राजस्व विभाग या दूसरे विभागों के भी, नगरीय प्रशासन विभाग की बहुत सारे अधिसूचना जारी हुए रहते हैं, सबको पढ़ना रहता है। अलग अलग पत्र जारी हुआ है, सबको पढ़ लियो। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ स्टोर रखेंगे, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, स्टोर रखना इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोर जितना अच्छा रखेंगे उतना अच्छा नॉलेजेबल कहलाएंगे। और आप 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप सीनियर के मतलब हाँ आप काम करने की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डजंट इंपॉर्टेंट। नियम अनुसार काम करना इंपॉर्टेंट है कि आप नियम अनुसार काम करेंगे। चाय बनानी है तो चाय बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाय कैसे बनानी है। ठीक, अगर पहले उसमें चम्मच लाना है अगर लिखा है तो हमको चम्मच लाना है। अब आप ही बताइए चाय बनाने में चम्मच की क्या भूमिका है। लेकिन अगर उसमें लिखा है तो हमको चम्मच ही पहले लानी है। अर्थात नियम अनुसार वर्क ये पहली प्रायोरिटी होती है। और लिटरली मानिए आपका जो इतिहास, ज्योग्राफी सब आपको सपने में याद आने वाले हैं जो आप अगर इसमें आप पढ़ते हैं तो। ज़्यादातर अच्छे अधिकारी हमारे कैडर में जो माने जाते हैं वो बहुत अच्छे जो लर्निंग वाले अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो सीखते रहते हैं कुछ कुछ चीज़ों को, उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको अगर आप इस सेक्टर में आते हैं तो। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर के अलावा बाकी पद थोड़े से कमतर होते हैं, नहीं होते। जिला अधिकारी इतना अच्छा होता है, जैसे हम डिप्टी कलेक्टर जिले में जाते हैं, एक जिले में औसत रूप से हम 7-8 रहते हैं, 3-4 सब डिवीज़न रहते हैं और बाकी लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में रहते हैं, छोटी छोटी या थोड़ी बड़ी शाखाएँ संभालते हैं। लेकिन जो जिलाधिकारी होता है पूरे जिला को संभालता है अपने विभाग के लिए। जैसे कि भले ही वो ग्रेड में, प्रशासनिक रैंक में वो कमतर होता है, उसके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कम होती है प्रमोशन के, या कोई संचालक या सचिव या कलेक्टर बनने की संभावना लगभग नगण्य रहती है। बट वर्तमान लाइफ उन लोग की बेहद अच्छी रहती है अगर वो सर्व करना चाहे तो। क्योंकि आप महिला बाल विकास अधिकारी बने, इतने सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या दूसरे विंग्स जो है, लॉ विंग भी महिला या बच्चों से संबंधित, वो आपके अंडर काम कर रही है। आप कीजिए ना काम। मतलब आप सोचिए कि एनजीओ, आप एक गौर कीजिएगा कि एनजीओ 10 लोग का मेंबर रहता है, पूरा सालाना ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख खर्च करते हैं, औसत की बात कर रहा हूँ। और वो इतना शोबाजी करते हैं, खुद में आत्ममुग्ध रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई एनजीओ बहुत अच्छे जो सेवा भाव से करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग तो आत्ममुग्ध रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हर फैमिली फंक्शन से लेकर हर जगह उसको काउंट करते रहते हैं उस फोटोग्राफ्स को। तो लेकिन अगर आप सोचिए, आपके पास वो 5 लाख का बजट नहीं है, आपके पास 50 करोड़ का बजट है और उनके जैसे 10 सदस्य नहीं हो आपके पास तो 10 सदस्य छोड़िए, एक महिला बाल विकास के पास औसत में बात करूँ तो पूरे जिले में 1000 मेंबर होते हैं। 1000 के थ्रू 500 करोड़ को लागू कराना, कितने बड़ी एनजीओ चलाने वाले हो आप सोचिए 2 मिनट के लिए। तो कैरियर ऑप्शन कितना प्यारा है इधर। अगर हम सिविल सर्विस में आते हैं एज अ डिप्टी कलेक्टर, एज अ महिला बाल विकास अधिकारी, एज अ एससी ट्राइबल, एज अ जनपद सीओ, पता है जनपद सीओ कितना बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है। इतने सरपंच, इतने सचिव जितने उसके जनपद क्षेत्र में आते हैं, लगभग 100 सरपंच, 100 सचिव और 100 रोजगार सहायक और बाकी और इस टाइप के जो सब ऑर्डिनेट्स और सर्विस वाले रहते हैं, मतलब 300 लोग के बीच में काम करता है वो जब हाँ बोलेगा, अगर आसमान को नीला करना है बोलेंगे तो इन लोग ना नहीं बोलेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम आसमान को भरी रात में नीला कर दें। और इसी प्रयास से कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जो हमारा सामाजिक बदलाव की बात करते हैं हम लोग, सामाजिक बदलाव ऐसा नहीं होता। अब आजकल क्या है ना, पहले जैसा मूवमेंट, सोशल मूवमेंट बहुत कम चलता है, इसीलिए ज़्यादातर प्रशासनिक मूवमेंट ज़्यादा चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन आपने सुना होगा, पीएम साहब से लेकर हमारे सीएम साहब सब लोग और प्रशासनिक अमला बेहद अच्छे से लगे, प्रचार प्रसार और खुद की भूमिका इतना अच्छा निभाए हैं कि लोगों तक वो पहुंचा है और लोग स्वयं से जुड़े हैं। तो जो पीपीपी मॉडल होता है वो केवल इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं होता, सोशल सेक्टर में भी होता है। और ये जो पीपीपी में पहला जो आ जाता है ना, ये हम प्रायोजित कर रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, समझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस भावना से उसको प्रायोजित कर रहे हैं। तो ऐसा रहा है। मतलब किसी को अगर कोई डिप्टी कलेक्टर के लिए ऑप्ट करता है, किस भावना से उसको आना चाहिए? क्या उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहना कि चाहिए कि मैं इस जॉब पे आऊँगा? हम उसमें जाएंगे, जैसे मेरा एक्सपीरियंस अभी जितने जूनियर्स या नया सिलेक्शन उन लोग के बैकग्राउंड को मैं देखूं तो वो सिर्फ टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं उनको नहीं पता है।
या बताते भी हैं तो वही रटा रुटाया या कोचिंग वाला जो हमको आंसर मिला रहता है वो रहता है। खैर वैसे बताया भी नहीं जा सकता ज़्यादा कुछ 2 लाइन में या 2 मिनट में कि हम क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको इसलिए बनना चाहिए कि हमको जो सोसाइटी में हमको लगता है, जब पढ़ते पढ़ते लगता है कि पेड़ बहुत सारे लगाने चाहिए, है ना, पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए, हमको लगता है जल संरक्षण करना चाहिए, लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, ये मिलने चाहिए, सबको गरीबों को आवास तक को मिलना चाहिए। अब इसको लागू कौन करेगा, कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ही तो लागू करती है। और गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट के पार्ट के रूप में आप उस सेक्टर में, उस जिले में आप ही तो हो। आप ही को तो अगर दिन रात मेहनत करेंगे, अगर उसको सही तरीके से लागू करेंगे तो एक एक आदमी तक पहुंच जाएगा। और आपकी लापरवाही से या आपके जगह कोई दूसरा रहे और वो थोड़ा सा भी अगर लूज करता है, उसके वजह से उस क्षेत्र के लोग उन सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। अभी एक रिसेंट का उदाहरण दूंगा। कई वृक्षारोपण के संबंध में अभी वर्तमान सीएम साहब ने बहुत सारी 2-3 योजनाएं लगाई हैं, जिसमें आप वृक्ष को लगाने को फसल के रूप में घोषित कर सकते हैं। शासन पैसा भी दे रही है, लगाने का पूरा पैसा दे रही है कि आप लगाइए जितना वृक्ष। देखिए ये सीधा ये वाली बातें हैं कि आप वृक्ष रोपण कर रहे हैं, उसका फसल के रूप में बेचेंगे। लेकिन आप सोचिए, इतना दिन से हम जो वो करते थे, परिभाषित करते थे कि वृक्ष लगाना चाहिए, बहुत सारा लगाना चाहिए, अब लगाएं ना, लोगों को तैयार करें और हम वृक्ष लगवाएं। एक एक आदमी चाहे, एक एक अधिकारी चाहे या एक एक किसान चाहे तो हजारों 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 मतलब पेड़ लगा सकता है। जबकि यहाँ पर हर साल हम 2 पेड़ लगाकर बड़ा खुश होते हैं कि हमने पेड़ लगाया। अरे 1000 लगाओ ना, खाली जमीन है, पेड़ लगा देते हैं, पानी बचेगा अलग, अंदर में भूमि जल स्तर बढ़ेगा वो अलग, और बाहर का जो पर्यावरण होगा, फल मिलेगा वो अलग। तो हमको सोचना चाहिए कि हम इस जॉब में क्यों आ रहे हैं, और बहुत ये प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। मुझे भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ सर। एक टाइम था हम सब लोग ना सोचते थे कि यार घर साफ़ होना चाहिए, कभी ये नहीं सोचते कि देश साफ़ होना चाहिए। आज पहले से बहुत बेटर हो गया क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को अप्लाई करना चालू किया। शायद आज से कुछ सालों के बाद यही चीज़ हमारे अंदर आने लगेगी कि हम लोगों को वृक्ष भी लगाना है, और वो अंदर से आने लगेगा कि हाँ अब लगाएंगे करके, अब लगाएंगे। अभी तक तो बस पता है, जैसे उस समय पता था कि साफ रखना है, पर हम लोग रखते नहीं थे। पर आज भी जब कार से कुछ बाहर फेंकना रहता है, हम सोचते हैं कि यार नहीं फेंकेंगे, डाल देते हैं, बाद में फेंक लेंगे करके। शायद यही चीज़ बाद में हम लोगों के अंदर आने लगेगी, यार नहीं आज है, आज टाइम है, आज लगाएंगे आज। सही बोले आप। और ये कौन सिखाया हम लोगों को? सरकार के लोग ही तो समझाया ना। इतने कैंपेन रन हुए, आप जैसे लोग ही इस कैंपेन को रन कराते थे, हर जगह पोस्टर्स लगाते थे कि स्वच्छ भारत रखना है। एक और अभी जो हमने इतना बड़ा ट्रेजिक हमने सभी लोगों ने सामना किया, कोविड। आप उसमें देखेंगे मतलब शासन की एक आवाज़ पर, चाहे पीएम साहब की एक आवाज़ पर, सीएम साहब की एक आवाज़ पर हम अपने घरों में सिमट गए। जो आदमी मतलब रुक जा बोल देने से, जिसके पिताजी रुक जा बेटा भी मत जा बोलते, वो चला जाता था, वो उनकी आवाज़ में हम लोग घर में सिमट गए। तो घर में सिमटने के साथ में सिमटाने और उनको बेसिक अवेलेबिलिटी, चाहे कुछ भी हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब चीज़ पहुंचाने के लिए जो हमारा सरकारी अमला पैरल में लगा हुआ था, जो आज आपको सर्विस मिल रही है वो उस समय भी मिलती थी। आप गौर करेंगे तो जो बेसिक सर्विस है वो उस समय भी मिलती थी। अब चूंकि आप लोग का आवागमन ही बंद हो गया था तो बहुत सारे सर्विसेज की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जो उस समय जो घर से निकलता था, चाहे वो सरकारी पियून क्यों ना हो, अधिकारी तो छोड़ दीजिए, वो उसी रिस्क पे निकलता था जितना रिस्क आपको था। हम उतना नॉलेज नहीं था कि हम कोविड एक्चुअल में किस तरीके से मूव करेगा, वो हमको किस तरीके से घातक, प्राण घातक रहेगा। हाँ, सब अनसर्टेन था, एक भूत था सब तरफ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उस दौर में, उस डर में भी, उसके बावजूद सरकारी अमला, एक एक अमला बाहर निकला था। तो ये हमको इस सर्विस के लिए सिखाता है, ये कोई जॉब नहीं है। तो सर इसी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है एक ऑफिसर के लाइफ में? क्योंकि कई चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं ना कि इनकी तो नेताओं के सामने नहीं चलती है, या ऐसे करके कई सारे जो टॉपिक्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, उनके लाइफ में ये डायलेमा आता है कि आज मैं ये बन भी जाऊंगा तो कितना इन्फ्लुएंस रहेगा मेरा लाइफ इन नेताओं से। आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम अपनी फिर से 2 मिनट के लिए पढ़ाई लाइफ में जाते हैं। हमने पढ़ा होगा कि हमारी संस्थाओं का मतलब शक्तियों का पृथक्करण है ना। मतलब विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है। मतलब विधायिका जो होती है यही है आपका राजनीति। आप विधायक चुनकर भेजते हैं, सांसद चुनकर भेजते हैं, और ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में मतलब हमने मूल कॉन्सेप्ट ही लोकतंत्र को चुना है कि जनता ही राज करेगी। किस तरीके से राज करेगी? इन्हीं के माध्यम से राज करेगी। इनके निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने वाला कौन रहेगा? कार्यपालिका। कार्य ही शब्द जुड़ा हुआ है, कार्य एग्जीक्यूट करेगा। वो चाहे नियम कुछ भी बनाए, एग्जीक्यूट कौन करेगा? कार्यपालिका। तो डेम श्योर है कि एक काम करने वाले और एक नियम बनाने वाले, ये दोनों के बीच में तो एक कॉम्बो रहता ही रहता है। कॉम्बो है तभी ये देश चल रहा है। भले वो थोड़ी मोड़ी खिंचाहट तो हर घर में होती है, ये भी एक घर है, यहाँ भी खिंचाहट होते रहती है। हम भी विधायक लोग के साथ बैठते हैं, माननीय लोग, बहुत मतलब बाकी चीज़ों में 90% टाइम हम बहुत अच्छे चलते रहते हैं। 10% हमारा कभी नियम और उनकी भावना जहाँ पर अपोजिट होती है, क्या होती है, वो जनता के बीच जुड़े रहते हैं। उनको कभी कभी भावुक हो जाते हैं उस चीज़ में, निर्णय लेने में। और हम क्या होते हैं कि हम बंधे हुए हैं नियमों से कि सर आप नियम करवाना भी है तो नियम बना लीजिए, हम करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्या होता है, हर चीज़ नियम में लाया नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखा जाता है। तो खिंचाव का दौर जो है यहाँ पर होती है। ईगो नहीं होता, थोड़ा दिन बाद थोड़ा रहता भी है, तो वो 2 मिनट बाद 2 दिन बाद वो ईगो ख़त्म भी हो जाता है। सब आपस में मिलकर पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो नाश्ता करते हैं सब वो करते हैं, जो एक आम आदमी लोग, आम सहकर्मी लोग करते हैं। तो इसलिए उसको खिंचाव या दोहराव की बात नहीं करना चाहिए। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ईगो की। अगर उनके में कुछ ज़्यादा एक सीमा ज़्यादा ईगो है, एक विधायक लेवल की जो ईगो होती है उससे ज़्यादा की ईगो है, तब प्रॉब्लम होगी। या हमारे में ईगो है, अगर हमारे वर्ग में भी ईगो है, अगर मेरे या किसी मेरे साथी में, तब प्रॉब्लम होगी। ईगो की लड़ाई के कहीं आप कहानियाँ सुनते हैं, कभी भी दो सामान्य लोगों की कहानियाँ कभी नहीं सुनेंगे आप। जबकि हमारे यहाँ 90 विधायक और पता नहीं कितने अधिकारी हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तभी होगी जब दोनों में से कोई एक ईगोइस्ट होगा। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, जो लोग सिविल सर्वेंट्स बन के आएंगे उनको क्या सोच के इन सिचुएशंस को डील करना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं सिखाता है उनको, ये लाइफ सिखाता है और ये प्रैक्टिकलिटी सिखाता है। तो आज आप गुरु बन के उनको ये बताइए कि जब ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसे पोजीशन पे आ जाओ जहाँ पर आपको रूल्स फॉलो करने हैं या फिर किसी के डायरेक्शन फॉलो करने हैं, तो आपको उसके बीच में कैसे अपनी नैया पार करानी है। मुझे लगता है कि किसी अधिकारी को ना एक अच्छा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, एक अच्छा नेता होना चाहिए। वो खुद के दुख दूसरों को, दर्द को, उसके महसूस को, उसकी ज़रूरतों को समझे। वो अगर वो समझ लेता है ना तो बहुत ईजी हो जाता है वो काम, बेहद ईजी हो जाता है। फिर नियम में क्या होते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े नियम रहते हैं, आप उस काम को नहीं करना चाहते तो उस 3 लाइन को आप अंडरलाइन करते हैं, और उस काम को करना चाहते हैं तो नीचे की इन 3 लाइन को अंडरलाइन करते हैं, और इसके आधार पे काम होता है, इसके आधार पे काम रुक जाता है। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं बोल सकता। बस ये बस इन दोनों में जहाँ पर क्वेश हो रहा है, आप किसको चुनते हैं, ये आपकी भावना तय करती है। तो अधिकारी जो एक जनप्रतिनिधि के जैसे जनता के लिए अगर काम करने बैठी है तो वो उस तरीके से काम कर सकती है। एक और चीज़ है, हमारा शिक्षा पद्धति, हम बोलते हैं ना मैकाले की व्यवस्था है, अंग्रेजों की देन है। और ये ICS का एग्ज़ाम या हमारा जो PCS का एग्ज़ाम भी अंग्रेजों का देन है। तो हम लोग को कई बार इस रूढ़ता जो हमारे में रहती भी है कि नहीं, मुझे क्या, ठीक है कोई कुछ होगा तो मुझे क्या, ये जो रूढ़ता रहती है, अंग्रेजों वाली भावना शुरू से रही है। और हम जी रहे हैं लोकतंत्र में, हमने लागू किया है लोकतंत्र को, उसी के लिए लड़े हैं। अब जब चूंकि लोकतंत्र स्थापित हो गया है तो हम उनसे परहेज क्यों कर रहे हैं? उनके नियम कायदों और उनकी योजनाओं या उनके पालन करने के तरीकों में परहेज क्यों कर रहे हैं? परहेज करते हैं इसलिए हमको प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि चाहे वो नए हो, अगर किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी अपने इतिहास के पन्नों को पलटाइए कि हम सिविल सर्विस बनने के लिए इतना बड़ा अंग्रेजों से संघर्ष नहीं किए हैं, हम लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए किए हैं। प्राथमिकता हमारा लोकतंत्र होना चाहिए। मैं किसी के गलत निर्देशों की बात नहीं करूँगा मैं, है ना। अगर वो गलत है, नियम विपरीत है, तो वो चाहे ना चाहे वो काम नहीं होगा। वो थोड़ा पीड़ित हो सकता है, वो थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वीकार कर सकता हूँ, मेरा सबऑर्डिनेट स्वीकार नहीं करेगा। या अगर कर भी लिए रहूँ, थोड़ा दिन के लिए लागू भी हो जाए तो बाद में जाकर क्वेश हो जाएगा वो, क्योंकि वो नियम विपरीत रहेगा। सही सर, आप समझ में आया। आपको वो हिस्ट्री पढ़ाई ही इसीलिए जाती है ताकि आप इस चीज़ को जान सको कि वो एक सुप्रीम पावर अपने आप को दिखाते थे और वो चीज़ों को रूल्स के थ्रू गाइड करना चाहते थे। रूल्स के इधर उधर कुछ भी ना हो, पर जब आप एक रियल लाइफ जीते हो तो आपको कुछ चीज़ें उसके बाहर भी करनी चाहिए, और देखते हुए बड़ा पर्पस कि आपको लोगों का हेल्प करना है। जी
बहुत कुछ जानने को मिल रहा है सर। मतलब ये कन्वर्सेशन तो मुझे लगता है बहुत लंबा होने वाला है और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। डिप्टी कलेक्टर के पद पे रह के आपको कभी कोई एक ऐसा पॉइंट लगा हो कि यार आज तो मतलब शायद मैं इसी के लिए जन्मा था और आज ये करके मुझे मज़ा आ गया, वो एक रह जाता है ना, वो पत्थर पे एक पड़ जाता है हमेशा के लिए, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा हो? वैसे तो इस टाइप के इंसिडेंट कई बार सामना होता है, लेकिन जो सबसे शुरुआती इंसिडेंट मैं उसकी बात करूंगा। हम जो है, जब मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में जनपद सीओ ज्वाइन किया, उस समय जनपद सीओ की दिया जाता था। तब उसी समय नई नई योजना आई थी, जो स्वच्छ भारत मिशन की बात किए थे हम। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन वो झाड़ू वाला तो था ही, मतलब बाहर की सफाई थी, बेसिक था हमारे जो विलेज लेवल में जो शौच हुआ करते थे बाहर। आप सड़कों को देखते, तालाब किनारे देखते, सिर्फ शौच मल गंदगी, बस ये देखने को मिलता था। आप भी समझ रहे हैं उसको। लेकिन जब हमको लगा कि वो योजना है कि घर घर शौचालय न केवल बनाना है बल्कि उपयोग भी कराना है, तो शुरू में तो हम उसको रेगुलर योजना के जैसे लिए। लेकिन जब झाड़ू पकड़ के लोगों का गली वली एज अधिकारी, एज लोगों के बीच में हम जाने लगे, तो हम देखें कि वाकई में गंदगी है भाई, इसको साफ करना चाहिए। क्या होता है, हम यहाँ हॉस्टल लाइफ या एक ऑफिशियल लाइफ जीते रहते हैं ना, हमको समझ नहीं आता, बाहरी दुनिया से ज़्यादा लेन देन भी नहीं है। आप भी देखते होंगे, अगर आप कोई भी बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो गली में गुजर के चला जाएगा, पानी बहते रहेगा, लेकिन उसको मतलब सफाई वाला तो नहीं करेगा, टोटी वोटी रहेगा तो बंद कर देगा, मैं मान सकता हूँ। लेकिन एकदम लाएगा, रापा लाएगा, झाड़ू लाएगा, ऐसा तो कुछ अब कर सकता है, लेकिन उस दौर में तो नहीं करता था। अब जो है, चूंकि वो था, हमने भूतकाल को फिर से मैं जाऊंगा, हम सीखते इतिहास से ही हैं। जब हमारे घर में एक वैसी परिस्थिति बनी थी, हमारी 5 बहन थी और 3 भाई थे और बड़ा परिवार था, तो ऐसी स्थिति में हम ना शौचालय के बारे में सोचे। हमारे पिताजी बोले कि शौचालय बनाते हैं, तो हमारे पास उतना कास्टिंग थी नहीं, सामग्री बस ला सकते थे लेकिन लेबर नहीं लगा सकते थे। तो गड्ढा हमने स्वयं किया, और गड्ढा करते करते इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि बहुत बड़ा बजट बढ़ गया हमारा। तो हम तब से सीखे कि, और फिर वो शौचालय बनकर तैयार हुआ। जब आसपास के अड़ोस पड़ोस में शौचालय नाम की चीज़ नहीं था, तब हमारे घर में शौचालय था। जिस घर में मतलब कोई जॉब वाला भी कोई बंदा नहीं था, कोई ऐसा बहुत साहित्यिक और अच्छा विचार वाले बंदे, ऐसा कुछ नहीं, हम बस कमा खा रहे थे, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे थे, तो उस घर में शौचालय था। तो आज तक उस शौचालय को हमने बनाया, उस लेबर क्लास में रहते हुए भी, एक रेगुलर किसान क्लास में रहते हुए, और अभी तक इन लोग नहीं बनाए हैं। मतलब कितने 20 साल का लेख है वो, 20 साल पीछे है वो हमसे। तो हमने जो गली गली जाकर, गांव गांव जाकर सम्मेलन किया, संबोधन किया, लोगों को सिखाया, मनाया, और सबको तरह तरह की बातों से मना लिया। और लास्ट में आपको पता होगा कि एक डोंगरगढ़ में कार्यक्रम हो रहा होगा प्रधानमंत्री जी का, स्वच्छ भारत मिशन का, जिसमें पहले ODF ब्लॉक जो 2 घोषित हुए थे, ठीक है, एक चौकी था जिसमें 57 ग्राम पंचायत था, एक छुरिया था, 2 ग्राम पंचायत घोषित हुए थे, और छुरिया में 115 ग्राम पंचायत थे। हमने चौकी की तुलना में दुगना काम किया था और पूरा शौच मुक्त कर दिया था, और इतना मस्त काम हुआ था। मेरी टीम उस समय बेहद खुश थी। मैं खुद अंतरात्मा से, मतलब इस जॉब का मैं पहला इनाम मेरे को मिला था जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे जनपद को इनाम दिया गया था, वहाँ कार्यक्रम होते हुए। तब लगा कि नहीं भाई, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं लोगों के हित के लिए, कुछ भी। और रात रात भर 11 बजे 12 बजे तक हम जाते, सम्मेलन करते, लोगों से मिलते, मनाते, गड्ढा भी खोदने में हेल्प करते। चलो भैया तुम नहीं कर रहे हो, हम करते हैं। हमारा छोटा छोटा स्टाफ किया है इस काम को, बहुत अच्छा था। और सारे नेता लोग भी, जो उस समय के नेता लोग थे, उन लोग भी बहुत अच्छा किए, चाहे कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले हो, सब ने अच्छा किया था। तो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। मुझे ना इससे एक और चीज़ जो समझ में आई ना, कि अगर आप लोगों को कुछ काम करवाना चाहते हो ना, तो पहले आपको उनको करके दिखाना पड़ता है, आपको खुद उतरना पड़ता है। एक लीडर की तरह, एक लीडर वही है ना जो खुद बताता है कि हाँ मैं करके दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद वो आदमी अपने आप इंस्पायर हो जाता है कि यार इतना बड़ा ऑफिसर होके ये कर सकते हैं, हाँ तो यार मैं तो कर ही सकता हूँ, और ये तो मेरा ही घर है, मैं क्यों नहीं करूँगा करके। सही बात सर। और स्पेशली तब जब उस ऑफिसर को उस बेहद ज़्यादा जरूरी नहीं है, उसके लिए अनिवार्य नहीं है। मतलब देखिए, अगर मैं नेता रहूं तो मुझे चुनाव जीतना तो अनिवार्य है, मुझे आपसे मिलना भी अनिवार्य है, आपका वोट की भी ज़रूरत है। बट अधिकारी तो चुनकर आ गया, चेयर में भी बैठ गया, अब थोड़ा सा कम काम भी करेगा, थोड़ा सा ऊपर से 2-4 फटकार खा लेगा, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं रहेगा तो कहीं और रहेगा, लेकिन वो रहेगा अधिकारी।
उसको उतनी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अब वो अधिकारी, जब मैं बताया था आपको कि अगर नेता बन जाए, थोड़ा जनप्रतिनिधि बन जाए, जनता की समस्याओं को उसको समझे और योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए उतर जाए और घर घर उस टाइप का मूवमेंट चलाए, तो अल्टीमेट बन सकता है। बहुत सही सर। आप लोगों का प्रमोशन चैनल क्या रहता है सर? हाँ, हम लोग जब डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 6 साल में हम ज्वाइंट कलेक्टर बनते हैं, संयुक्त कलेक्टर, क्लास 1 अफसर बन जाते हैं। फिर उसके बाद तो उसके 4 साल बाद अपर कलेक्टर बनते हैं, अगर सीट वेकेंट रहता है सब जगह तो। और उसके बाद जब 12 साल की सेवा के बाद में हम क्वालिफाइंग हो जाते हैं, अगर सीट वेकेंट रहे आगे तो एक तरीके से हम आईएएस बनते हैं अपर कलेक्टर के बाद। और आईएएस अवार्ड होने के बाद हम लोग की ट्रेनिंग उस टाइप की, उनकी जैसे 1 साल एसडी, 2 साल एसडीएम, 1 साल जिला पंचायत सेवा, ऐसा नहीं रहता। हम चूँकि फील्ड का पहले से एक्सप्लोजर रहते हैं तो थोड़ा दिन बाद सीधे कलेक्टरी मिल जाती है। तो जो उनका जो ट्रेनिंग आस्पेक्ट रहता है, जो शुरू के 5-6 साल, वो हमारा सेव हो जाता है। ओके। और हमारे जो अभी 2003 बैच के वो बहुत सारे 2005 बैच के बहुत सारे अधिकारी जो है आईएएस अवार्ड हो चुके हैं। अभी फिर अब 2008 बैच के अधिकारी लोग होने वाले हैं। फिर उसका धीरे धीरे करके सबका एक एक करके नंबर आता है, अगर सीट वेकेंट रहती है तो। सर ये नंबर वीकेंड का क्या मतलब है? मतलब कई बार आप लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, रैंक, क्या मतलब इस रैंक का क्या मतलब है? कि उस समय जब पीएससी में जो रैंक आया रहता है वही वाला रैंक, की वेकेंट का क्या मतलब? थोड़ा सा डिटेल में इसको। देखिए क्या होता है, पीएससी में जो हमारा रैंक आया रहता है वो किसी एक वर्ष के लिए आया रहता है। जैसे कि अभी 2021 में जिन्होंने ज्वाइन किया, 2021 बैच के अधिकारी कहलाएंगे और 1 से लेकर काउंट होगा। अगर वो टॉपर होगा तो 1 होगा, 2021 के लिए 1 होगा। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 15 अगर पद है तो 15वां वाला 15 में जाके फिट हो जाएगा। लेकिन इन लोग इकट्ठा उठ के जाएंगे 2020 के पीछे। मतलब जो टॉपर भी रहेगा ना, वो 2020 के सबसे लास्ट वाले से पीछे रहेगा। ओके। तो ये क्रम चैनल बनते जाता है और इसी के अनुसार जो है उनके सीआर वगैरह को देखते हुए जो है प्रमोशन होते हैं। तो अर्थात जो भी आप टॉपर है, आप अपने साल के लिए, अपने बैच वालों के लिए है, बाकी लोग के लिए आप जूनियर है, जो आपसे सीनियर है उन लोग से। और यहाँ पर कैडर पोस्ट होता है, यहाँ पर जूनियर सीनियर की काफ़ी वो चलती है कि जो जूनियर होता है वो कभी सीनियर बन ही नहीं सकता। भले ही वो प्रमोशन ले ले या समथिंग कुछ और कर ले और आईएएस अवार्ड भी हो सकता है, लेकिन उसका रैंक बाईपास नहीं होता। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपका जॉब रोल कैसे चेंज हो जाता है जब आप अपर कलेक्टर बन जाते हैं, कि वो सिर्फ एक डेजिग्नेशन है? हाँ, सही मायने में ना रैंक भी है और जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है। एक जो सेट ऑफ माइंड जो हमारी होती है कि आप प्राइमरी स्कूल पढ़ रहे हैं तो एक अलग सेट ऑफ माइंड से पढ़ते हैं, आप मिडिल स्कूल पढ़ रहे हैं अलग सेट है आपका, आप हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में बेहद अलग सेट है। तो ये जो तीनों में जो अंतर होता है ना आपके माइंड सेट में, ये हमारे भी माइंड सेट में तीनों में अंतर होता है। अपॉर्चुनिटीज़ का भी अंतर होता है। नीचे में जब तक रहते हैं हम, नीचे के एसडीएम सीप, जनपद सीओ सीप या फिर ओआईसी सीप, ये करते हैं। जैसे ही अपर कलेक्टर रैंक में आ जाते हैं, या तो हम जिले का सेकंड इन कमान होते हैं कलेक्टर के बाद, और या तो फिर जिला पंचायत सीओ रहते हैं, या फिर नगर निगम कमिश्नर, या फिर ऐसे ऐसे पदों पे जाते हैं जो अलग अलग विभागों की एक प्रमुख तरीके से वो संचालक करती है। और उसके बाद जब आईएएस अवार्ड होते हैं तब तो हम कॉलेज पहुँच चुके रहते हैं ना। आज जो नए सिविल एस्पिरेंट्स जो ज्वाइन करते हैं उनका एवरेज एज थोड़ा कम रहता है, ठीक है? आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि यार ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप करके रखिए ताकि हम लोगों को आपको गाइड करने में आसानी हो? ठीक, ये अभी हम लोग गौर कर रहे हैं। मतलब एक समय, एक दौर था जब 2008 पीएससी जो सिलेक्शन जो हुआ था 2008 पीएससी के थ्रू, 2011 पीएससी में भी, उस समय औसत जो सिलेक्शन एज था सबका जोड़ लें तो 30-32 साल था। धीरे धीरे वो इतना डाउन हो गया है कि औसत एज 25 साल जा रहा है, या कई लोग तो 22 साल 23 साल में सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो सिलेक्शन जो हो रहा है, ठीक है, काबिल है, उन लोग कंपटीशन को तोड़ कर आ रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद उनके में जो वो एक मैच्योरिटी होती है समाज के प्रति, समस्याओं के प्रति और अपने जॉब प्रोफाइल के प्रति, वो मैच्योरिटी बेहद कम रहती है। उस समय के साथ भले ही जॉब करते करते आएगी, लेकिन हमको यहाँ कंपटीशन उनसे भी करना है जिन लोग पहले से मैच्योर हो चुके हैं।
जब आप जॉब में जाते हैं, 2 लोग रहते हैं, 2 कलीग रहते हैं, एक आपका मैच्योर कलीग रहेगा, आप थोड़े से कम मैच्योर कलीग रहेंगे, वहाँ पर बहुत अपने आप को पिछड़ा महसूस करेंगे। तो मेरा एक सुझाव यही है कि ज़रूर आप लोग जो सिलेबस की बुक्स है वो तो पढ़िए, क्योंकि उसी के ही थ्रू आप सेलेक्ट होंगे। लेकिन आप हॉबी ऐसा रखिए, या आप चाहत ऐसे रखिए, या अपनी जो टाइम है, जो बच जाता है टाइम, या तो मूवीज़ ऐसा देखिए जो सोशल एस्पेक्ट वाले हो, या बुक्स ऐसे पढ़िए जो सोशल एस्पेक्ट वाले हो, प्रशासनिक एस्पेक्ट वाले हो। आपका जो इतिहास के उस पोर्शन पे भी फोकस कीजिए जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, कि जो आपके थॉट प्रोसेस को डिसाइड करने वाला है। क्या होता है, हमको 2 ही चीज़ें का जॉब प्रोफाइल रहता है, अच्छा बोलने का, या हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, 4 लोग के बीच खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, या विधायक से भी बात कर रहे हैं, विधायक जी लोग से भी बात कर रहे हैं, या समथिंग किसी से भी बात कर रहे हैं, या अच्छे जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, मतलब बोलने का हमको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, या फिर अच्छा लिखने का। हम ऑर्डर शीट लिख रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, मतलब नॉलेज से लिख रहे हैं, तो अच्छा लिखने का। 2 ही चीज़ हमारा जॉब प्रोफाइल है। इस जॉब प्रोफाइल को आप लोग डेवलप कीजिए, अच्छी वक्ता शैली ले आइए। चूँकि हमारा हिंदी बेल्ट है तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर हो तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे मेन है कि शब्द जो आपके होने चाहिए, शब्द भंडार होने चाहिए, बहुत इनरिच होने चाहिए, और नॉलेज भी मतलब बहुआयामी होने चाहिए, क्योंकि आपको सबको डील करना है। आपको अगर लेबर क्लास जो कभी रिक्शा चलाता हो उससे भी बात करना है, सेम टाइम में अचानक से एक बड़ा शहर का व्यापारी आ जाएगा, आपको इमीडिएट आपको मोड चेंज करना है अगले मिनट में उससे बात करने के लिए। तो आप एक ही मोड में दोनों से कैसे बात कर सकते हैं, दोनों से एक ही उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आयाम बड़े करने पड़ेंगे आपको। हॉबी थोड़ा सा चेंज कीजिए। जो आप नृत्य संगीत है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हॉबी है हमारा पठन पाठन का होना चाहिए। अच्छे रीडिंग बुक रीडिंग पे फोकस करना चाहिए हमको। अच्छे मूवीज़ भी देखना चाहिए, वेब सीरीज़ भी इतने प्यारे प्यारे आ गए हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट बेस नहीं, नॉलेज बेस। बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर। थोड़ा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव पे आते हैं, जो हम लोगों का मेन डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को पहले से ही बता देता हूँ, ये उस टाइप का इंटरव्यू नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ क्या होनी चाहिए, ये नहीं है। ये आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बताने वाले हैं। तो जब आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस जॉब पोस्ट को फिल करना चाहिए, क्या होता है उस जॉब पोस्ट में। ये आजकल के जो नए ऑफिसर्स बनते हैं उनको नहीं पता रहता, क्योंकि वो एक जॉब पे आ जाते हैं और अभी शायद उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जैसे हैं, आपको अलग अलग पोस्ट की पूरी जानकारियां हैं कि भाई इस पोस्ट में कोई जाएगा तो वो क्या क्या देखेगा अपने लाइफ टाइम। तो उसके बारे में बताइए, जो मेजर इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं जिनको आप डील करते हैं। ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ ना, कई लोग जो रहते हैं डीएसपी एक अच्छा पद है करके ज्वाइन कर लेते हैं, पर शायद वो उस चीज़ के लिए बने नहीं रहते हैं, क्योंकि वो एक 24 आवर्स जॉब है, 24/7 हर समय करना रहे। जाने के बाद सोचते रहते हैं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अपने जॉब को हेट करने लगते हैं, जस्ट इस वजह से कि किसी ने कह दिया था कि डीएसपी एक अच्छा पोस्ट है। तो इसको आप बताइए कि किस पोस्ट में क्या होता है, किन लोगों को उसमें अप्लाई करना चाहिए, मतलब वो प्रेफरेंस लिस्ट में। जो हमारा जब हम वरीयता के लिए जब हमारे पास फॉर्म सामने आता है, तब हम उसमें जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो इस एस्पेक्ट के साथ करना चाहिए कि उसका ओरिजिनल प्रोफाइल क्या है। बेसिक प्रोफाइल बताऊं तो पूरा जो शासन का सिस्टम है वो 2 प्रकार का सिस्टम होता है। एक होता है पुलिस सिस्टम, दूसरा होता है जन कल्याणकारी सिस्टम। पुलिस सिस्टम नियंत्रण का काम करता है। पुलिस में मतलब सिर्फ पुलिस नहीं आता, बाकी भी 1-2 जॉब प्रोफाइल आते हैं, लेकिन वो नियंत्रण के लिए रहता है। जैसे कि डीएसपी का पद होता है, जिला आबकारी अधिकारी का भी पद हो सकता है उसी में, ठीक है। खुद हमारा डिप्टी कलेक्टर का आधा जो थीम होता है उसी पे ही रहता है, आधा थीम जन कल्याणकारी के लिए रहता है। इसीलिए इसको ज़्यादा पसंद करते हैं डिप्टी कलेक्टर को कि ये दोनों थीम को लेकर चलता है। हम पुलिसिंग थीम भी रहती है हमारी, कंट्रोलिंग थीम, और दूसरा जन कल्याणकारी थीम रहती है, इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती है। फिर उसके बाद सेम पुलिसिंग थीम में जिला आबकारी अधिकारी बहुत अच्छे से, जितने आप व्यसन की चीज़ें देखते हैं ना, मनोरंजन की चीज़ें, वो एक्साइज डिपार्टमेंट का रहता है। वो उसको कंट्रोल भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं, अब आजकल संचालन भी करते हैं। तो ऐसे में उनका एक जॉब प्रोफाइल मस्त है, कूल जॉब प्रोफाइल है, कूल।
और देखा जाए तो महिला बाल विकास जैसे या कुछ ऐसी एक्सप्लोजर वाली जनपद सीओ वाले पोस्ट जो होते हैं, पब्लिक के बीच जाने वाला पोस्ट होता है। इसमें आपको जद्दोजहद करना पड़ता है पब्लिक के बीच में। आपको अपॉर्चुनिटी भी रहती है, अगर आपका माइंड सेटअप माइंड वैसा है कि नहीं मैं लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे प्रोफाइल को चुनिए। और आप सिर्फ ऑफिस वाले हैं, सिर्फ ऑफिस डेकोरम मेंटेन करना चाहते हैं और एक मस्त नियम अनुसार अच्छे से वेल सेटल लाइफ जीना चाहते हैं, तो अकाउंट अफसर जैसा पोस्ट है, एआर जैसा पोस्ट है, लीजिए आप उसको। लेकिन क्या होता है, हमारा सेटअप माइंड, हमने जो 22-23 साल के लाइफ में जो हमने जो लाइफ जिया है, अगर आपने एनसीसी ज्वाइन ही नहीं किया है, कभी कभी सोचा ही नहीं कि मैं एनसीसी में जाऊँ, स्काउट में जाऊँ, और आप डीएसपी बन रहे हैं, तो आप भुगतेंगे ही वहाँ जाकर। क्योंकि आपको अगर ख्वाहिश होती तो आप एनसीसी या स्काउट में होते, आपकी हॉबी होती तो। और सेम थिंग दूसरे पदों के बारे में ही है। अगर आप रोज टेबल में बैठ कर पढ़ने का, घर में एक कमरे में बंद होने की आपकी आदत नहीं है, बाहर स्वच्छंद घूमने की आदत है, और उसके बाद आप अकाउंट अफसर बनेंगे, तो आप दुखी रहेंगे। आप अपने बेसिक नेचर को सोचिए। जॉब सारे अच्छे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वो कुछ जॉब ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ जॉब थोड़े कम अच्छे हैं। तो कम अच्छों की तुलना में ज़्यादा अच्छों को जल्दी चुनिए, नहीं तो आप गौर करेंगे आपसे कम रैंक वाला बेहतर जगह पे बैठा हुआ मिलेगा और आप उसको बीच बीच में सर सर बोलते रहोगे। तो उसका गलती आप कभी मत कीजिएगा, आप अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा। शुरू में मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है एक टॉपर को, जो टॉप लाने की संभावना है जिसकी। ओके ओके। एक नायब तहसीलदार जैसे रहते हैं, उनके क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं, वो किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है बहुत डायनेमिक पोस्ट है, सब कुछ आप ही को करना रहता है, हर समय काम करना रहता है और बहुत पावर्स भी हैं आपके पास, तो कैसा? जैसे ही अगर देखा जाए, नायब तहसीलदार बेसिकली तहसीलदार पद होता है। तहसीलदार को असिस्ट करने के लिए नायब तहसीलदार पदों पर भर्ती होती है। नायब तहसीलदार अगर आज भर्ती भी हो जाता है तो लगभग 60% नायब तहसीलदार लोग तहसीलदार का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पद खाली है तहसीलदार का, तो उनका कार्यभार दिया गया है। तो तहसील मतलब ज़मीनों का मालिक होता है अपने तहसील के लिए, शासन की ओर से वो उस ज़मीनों का प्रतिनिधि होता है। ज़मीन के जितने विवाद है, आपके बंटवारा, नामांतरण या जो भी दूसरे प्रकार के काम, पूरा तहसीलदार करता है। और नो डाउट, जो पहले से हम इतिहास में भी पढ़े, तो हम क्या जीतने जाया करते थे, हम साम्राज्य जीतने जाया करते थे, हम कोई धन दौलत जीतने नहीं जाया करते थे, एक पेरीफेरी जीतने जाया करते थे। अकबर आया या कोई बाबर आया तो पेरीफेरी को जीतने आया था। तो ये पेरीफेरी जो होता है ना, यही तो मेन कोर होता है शासन का, और इस शासन का संरक्षक, स्थानीय संरक्षक तहसीलदार होता है। तो इसलिए वो बेहद वास्ट होता है। ये तो मैंने बहुत सारांश में बताया है कि ज़मीन से ही जोड़ा है, उसके अलावा 4-5 ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है उसके पास, जो क्रिमिनल के संबंध में भी रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में भी रहते हैं, और उसके साथ साथ जो कई योजनाएं जो उनके माध्यम से लागू होती है, सत्यापन जो होती है, प्रमाण पत्र होते हैं, सारे तहसीलदार के थ्रू होते हैं। बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है उनका। ओके। डीएसपी का जैसे बोला जाए तो क्या कितना हेक्टिक लगता है ये जॉब? मतलब किन लोगों को एकदम ऑप्ट कर लेना चाहिए इसके लिए? अगर देखिए, अगर आपके पैर में चक्के लगे हैं तो बिल्कुल आप पहुंचिए, डीएसपी बनिए, और बेहद मज़ेदार जॉब है। बशर्ते आपके पैर में चक्के होने चाहिए। आप फैमिली लाइबिलिटी, फैमिली मैन है तो मत कीजिए आप, या तो फैमिली को परेशान करेंगे, नहीं तो जॉब को परेशान करेंगे। तो ऐसे लोग को नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जिसको बहुत एक्सपोजर का शौक़ रहता है, बाहर घूमने का भी शौक़ रहता है, सारा चीज़ों शौक़ रहता है, और शौक़ के साथ साथ जॉब को बेहद अच्छे से जी सकता है, वो ज़रूर करना चाहिए उसको, उन लोगों को करना चाहिए। और कोई डायनामिक पोस्ट जो आपको लगता है कि ये वाला पोस्ट बहुत अंडररेटेड है, यार ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है करके, लोगों को, जो लोगों को पता भी नहीं रहता है? हाँ, बीच बीच में ना कई ऐसे पद आते हैं। देखिए, आरटीओ का जो पद आता है, अगर बीच में कभी आरटीओ को बहुत एक तरीके से पुराने समय से ही वो डिफे में खाने पीने या इस टाइप का भ्रष्ट वाले टाइप का, लेकिन ऐसा न बहुत ज़्यादा नहीं है। अधिकारी टू अधिकारी भी डिफर करता है, लेकिन वो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है वैसे चीज़ों के लिए। और भी बीच में एसी ट्राइबल, अगर आप देखेंगे ट्राइबल क्षेत्र में अगर काम करना है आपको, आदिवासी क्षेत्र में, जो हमारे सदर्न बस्तर या नदर्न सरगुजा क्षेत्र में, तो एसी ट्राइबल बहुत अच्छा प्रोफाइल है काम करने के लिए, क्योंकि आपका पूरा सर्कल हॉस्टल, छात्रावास या जो भी इंस्टीट्यूशंस है, प्रयास विद्यालय है, ये सारा चीज़ तो एसी ट्राइबल के अंदर होता है। बहुत सारे अल्पसंख्यक के लिए योजना, या फिर जो हमारे एसटी एससी के लिए जो योजनाएं चलती है, एसी ट्राइबल के थ्रू चलती है, तो एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है उसके लिए भी। सही सर।
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक एक पॉइंट मेरे दिमाग में है, आप किन से इंस्पायर होते हैं? आपको कौन लगता है कि यार इससे मैं अपनी एनर्जी ड्रॉ करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा बनना है, या यही वो हैं जो मुझे बार बार ढकेलते हैं कि और अच्छा करो? एक्चुअल में क्या होता है कि मैं अपनी बस बात बोलूँ तो हमारे जो सीखने का आयाम होते हैं, सीखने के या प्रेरणा के आयाम कई होते हैं, अलग अलग हम्म। सेक्टर के लिए अलग अलग होते हैं। तो मुझे लगता है जैसे ये जॉब में भी अगर कर रहा हूँ तो कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन लोग से मुझे ये हैं। तो जैसे मुकेश बंसल साहब भी बहुत बहुत अच्छे अधिकारी थे, क्लियर अधिकारी थे, कोई डाउट नहीं रहता था। कटारिया साहब थे, एकदम तेज तर्रार थे। गोयल साहब हैं, एकदम ईमानदार हैं, है ना। सेम थिंग सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव राउत साहब एक थे, आईएएस थे, वो बेहतरीन अधिकारी थे। हमारे कैडर में आशुतोष सर एकदम कूल अधिकारी है, संदीप सर अपॉर्चुनिटी वाले अधिकारी है। सबसे अलग अलग चीज़ सीखने को मिलता है। कई ऐसे और जूनियर्स भी हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि हाँ ये इस काम को इस तरीके से करता है, लाइफ को भी इस तरीके से जीता है। क्या होता है, हम जॉब करते करते अब जॉब नहीं रह जाता हमारा, अब हम डिप्टी कलेक्टर या जॉइंट कलेक्टर नहीं हैं, हम एक लाइफ जी रहे हैं। पर्सनली मैं बात करूँ तो मेरी लाइफ है, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, शाम को कहाँ बैठूंगा, परसों कहाँ रहूँगा, ये मेरी लाइफ है। ऑफिस में भी बैठना भी मेरी लाइफ है। और इस लाइफ को मैं किस तरीके से जी रहा हूँ, इसको सीखने के लिए हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स के लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर बहुत सिंपल लाइफ जीना है तो किसी भी गांव में चले जाना अपने बेसिक, और वहाँ का जो सबसे प्यारा आदमी रहेगा उसके जैसे भी जियोगे ना तो बहुत खुशनुमा है। और उस सोच के साथ इस जॉब को जब करेंगे ना तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ आपको पावर भी मिलेगा, आपको संसाधन भी मिलेगा कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। फाइनली अभी भी आपकी लाइफ में ऐसा क्या एम रहता है? कोई ऐसा एक एम आप लोग भी सोचते हैं सुबह उठ के कि मुझे ये बनना है या ऐसा कुछ करना है? अब देखिए जो वो होती है एक सरकारी अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो हमारे में पद सोपान होता है। तो पद सोपान में हम जहां पर जिस पद में एक बार फिट बैठ गए लाइफ में और उसके बाद हम तैयारी करना या फिर प्रयास करना छोड़ दिए तो हम उस पद सोपान पे जीवन भर के लिए चिपके रहेंगे। अगर वो सीढ़ी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ रही तो ठीक, हम उसके साथ साथ ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो सीढ़ी नहीं चढ़ रही तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 3% का इंक्रीमेंट लगना है तो लगेगा, वो 4% हम नहीं कर सकते। सेम थिंग वैसे ही होता है। तो हम जब सोचते हैं, मैं तो पर डे तो नहीं सोचता, लेकिन कभी कभी हफ्ते में औसतन हफ्ते में एक बार जरूर सोचता हूँ कि इस हफ्ते कुछ क्या किया मैंने। अगर कुछ अच्छा किया रहता हूँ तो मन संतुष्ट हो जाता है, नहीं किया रहता हूँ तो अगले हफ्ते के लिए फिर तैयारी करने के बारे में दिमाग सोचते रहता है कि इस हफ्ते फिर मेरे को क्या करना है। और चूंकि हमारा टास्क जो है ज़्यादातर वीक बेसिस रहता है, पर डे में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाते। 3-4 दिन लगता है एक टास्क को करने में। अगर कोई एक्स्ट्रा टास्क है तो या कुछ अच्छा टास्क है तो पूरा हफ्ता देना पड़ता है। तो अगले हफ्ते के बारे में फिर सोचते हैं कि नहीं इस हफ्ते इस काम को करूँगा जिससे कुछ अच्छा रिजल्ट आए। बहुत सही सर। सर ये बताइए कि आप कोचिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, इंसान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हम लोग बहुत सामना भी करते हैं, जो नए जूनियर्स आते हैं उनके बीच में भी चर्चा होती है। कई लोग कोचिंग करके आए, कई लोग नहीं आए, कई लोग 3 जगह से कोचिंग करके आए, इस टाइप की वेरिएशंस है। और मैं अपनी बात बोल सकता हूँ इसमें कि मेरी खुद की जो शुरुआती थॉट थी जब मैं तैयारी करता था तो एंटी कोचिंग थॉट था कि नहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब चीज़ जानता हूँ और जो चीज़ है वो पुस्तक में लिखा है, मैं पुस्तक में पढ़कर मैं सारा चीज़ सीख सकता हूँ और दिला सकता हूँ। इसी थॉट के साथ उस समय जो कोचिंग चलते थे टूटिया वगैरह या आसपास और 1-2 अच्छी कोचिंग थी, मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया और इसी थॉट के साथ पढ़ते थे। लेकिन उस समय एक पटेल भैया थे, हम उनके रूम में जाया करते थे, रुकते भी थे। तो उन्होंने चूँकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे तो अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के एंगल से पढ़ाने लगे हमको। 3-4 लोग बैठते थे और फिर हमसे पूछा पाछी कर लेते थे, तो उनसे उनका रिवीजन हो जाता था, हमारी पढ़ाई हो जाती थी। फिर धीरे धीरे वो जो 3-4 की संख्या 40 में कब बदला हमको खुद को नहीं पता। लास्ट में जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तब तक वो संख्या 60-70 हो चुकी थी और अभी जो वर्तमान में पटेल ट्यूटोरियल्स जो दिखता है वो वही हैं। तो कहने का मतलब जो मैं एंटी कोचिंग थॉट के साथ चला था और लास्ट में कोचिंग कर ही लिया अप्रत्यक्ष रूप से, तो मुझे लगा कि वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उनका जो गाइडेंस था, क्या होता है कि अगर आप अननोन रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ता का पता ही नहीं है, तो आप मतलब हो सकता है कि आप सही जगह पहुंच जाएं, लेकिन वो हो सकता है
लेकिन अंधेरे में तीर मारने 100 बार में आप 99 बार सही जगह नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि माइलस्टोन ही नहीं है। आगे बिलासपुर 19 किलोमीटर, आगे बिलासपुर 5 किलोमीटर, ऐसा लिखा नहीं रहेगा तो रोड कैसे पता रहेगा? आप तो अनजान है ना उस क्षेत्र से। जैसे अंधे वन में क्या होता है, भटक जाते हैं आप, लेकिन वहाँ पर अगर माइलस्टोन लगा रहे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये नहीं करना है, इधर मुड़ना ही नहीं है, इधर जाना है, अगर इस टाइप का माइलस्टोन अगर रखा हुआ है तो फिर आपका सफ़र और जर्नी जो है बहुत आसान हो जाता है। और ये होता है माइलस्टोन कोचिंग। और मुझे ये समझ नहीं आता, कई लोग, मैं भी था पहले एंटी कोचिंग थॉट, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। कई लोग को एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में, एक्स्ट्रा महसूस करने के चक्कर में कोचिंग के अपोज थॉट करते हैं। तो अगर उनको इतनी आवश्यकता नहीं थी तो स्कूल क्यों गए थे अपनी उम्र में? उसके बाद वो कॉलेज ही क्यों गए? वो उनके पास भी तो उस समय बुक्स थी, कॉपी थी, लर्निंग का जो प्रोसेस था, सारा चीज़ तो था। घर में उतने पढ़े लिखे तो लोग भी थे जो तीसरी क्लास पढ़ा ही सकते थे। हम एक स्कूल जाते हैं एक माहौल के लिए, कि हम लोगों के बीच में सीख सके कि वो कितना अच्छा लर्न कर रहा है, हम कैसे लर्न कर रहे हैं। टीचर हमारे काम को, जो हमारी जो सिलेबस को सरल भाषा में बताता है, सरल भाषा में हमको ऐसा एक्सप्लेन करता है कि जीवन भर के लिए हमको याद हो जाता है कि दो छिक्का 12 होता है, 2 छिक्का 12 होता है। तो कौन सिखाया ये चीज़ें? टीचर ने सिखाया। ये सेम चीज़ कोचिंग में होता है। हमारा जो कोचर होता है, ठीक है, आपको ये कोचिंग पसंद नहीं, दूसरा कोचिंग जाइए, तीसरा कोचिंग जाइए। आप विश्वास करेंगे हमारा पर मंथ का सैलरी कितनी है? मतलब मोटे तौर पर 80,000, मोटे तौर पर बोल रहा हूँ, 80,000 किसी कोचिंग की फीस ही नहीं है। आप जो हमारे लोकल CGPSC कोचिंग का तो 40,000 है। मतलब आधे महीने की सैलरी में दे रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए। और चाहे मैं किसी भी थॉट से लाऊँ, घर से लाऊँ या कमा कर लाऊँ या कुछ भी करूँ, हम आधे महीने की सैलरी में हम आगे 30 साल की सैलरी उठाने, 30 साल सोचिए। और हम क्या थॉट कर रहे हैं वो 30,000 को बचाने या 40,000 को बचाने के लिए, एंटी कोचिंग थॉट कि मैं अपने आप में कर लूँगा। अगर वाकई में हम कर लेते, हमारे जैसे 100 लोग बैठे हैं छोटी छोटी जगह पर, कोई खरौद में बैठा होगा, कोई सिलनाड में बैठा होगा, कोई बस्तर में बैठा होगा, तो वहाँ से करेगा ना आदमी, आप क्यों करोगे? और इसीलिए जो कोचिंग का कॉन्सनट्रेट एरिया होता है, रायपुर हो या बिलासपुर हो, यहाँ से सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहता है। हर कोई सेलेक्ट नहीं होता। आप विश्वास कीजिए, 12वीं का टॉपर को अगले दिन कुछ नहीं मिलता। सेम थिंग आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो ये आपकी वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है कि आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। देखिए, 2 चीज़ें होती है। कोचिंग उसको नरिश कर, आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में जाना होगा, वो क्रिकेटर है, उनको एक कोच ने गाइड किया और आज इतने इंटरनेशनली मास्टर ब्लास्टर कहलाए, आप समझ सकते हैं। लेकिन उसी कोच ने और 4 लोग को भी, 40 लोग को भी कोच दिया था, लेकिन उनके अंदर टैलेंट नहीं था, लेबरनेस नहीं था, लेबोरियस नहीं थे वो, ना ही अपने आप को मानते थे वो। अगर आप सचिन तेंदुलकर टाइप का सेल्फ टैलेंटेड हो, लेबोरियस हो, या अपने आप को मानने वाले हो और जज्बे के साथ अपने सामना करने वाले हो निर्णय को, तो आप उस कोच का फ़ायदा आपको मिलेगा, नहीं तो बाकी लोग को नहीं मिलेगा। कोचिंग कोई सफलता की गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि सीट लिमिटेड होते हैं और कैंडिडेट अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए सबको नहीं मिल पाता वो। पर एटलीस्ट सही गाइडेंस के सब हकदार हैं जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ये रिसोर्सेस होने चाहिए जो आपको एक राइट डायरेक्शन दे सके। एटलीस्ट कोई ऐसा नहीं होगा जो पुराने समय में हुआ करते थे, कोई किसी को नहीं बताता था, सही, कोई किसी को गाइड नहीं करता था, तुम अपना रास्ता ढूंढो। पर आज अगर आपको वो चीज़ अवेलेबल है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही ना, ये तो नहीं है कि आप उसको कभी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो सर, जैसे कई जगह पे लोगों के पास एक्सेसिबल नहीं होता है, तब क्या करना चाहिए? आप इसके लिए क्या क्या करते हैं? देखिए, अगर आपके लिए, आपको छोटी जगह में रहते हैं जहाँ एक्सेस नहीं है, ऑफलाइन क्लास एक्सेस नहीं है, आज के समय में हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। आप वहाँ की सबसे छोटी कोचिंग होगी, डैम श्योर मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई सीनियर होगा, कोई ना कोई तैयारी करके बैठा होगा या कर रहा होगा, भले ही वो छोटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, उनके साथ सर्कल बनाइए और किसी यूट्यूब चैनल या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कोर्स बिकते हैं आप ज़रूर लीजिए और 3-4 लोग एक साथ बैठकर उसको सुनिए, 3-4 लोग बैठकर उसको एक साथ एक्सरसाइज कीजिए, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मे भी आप अकेले रहेंगे तो आप एकांत का शिकार हो जाएं, लेकिन उसके लिए ग्रुपिज़म ले आएंगे अगर उस चीज़ करने के लिए, तो नो डाउट फुल एनर्जी के साथ आप लोग कब सफल होंगे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। आप भी ऐसे प्रयास करते रहते हैं, मैंने सुना कि इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि यार एटलीस्ट इसके लिए एजुकेशन अवेलेबल रहे।
देखिए, क्या मैं आपको शुरुआत में बोला, मैकाले सिस्टम था। पहले बोलते हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, बाबुओं को जननी की पद्धति हमारा पद्धति थी। मतलब मैकाले ने इसलिए स्कूली सिस्टम लाया था ताकि उनको वर्कर मिल सके, अपने लिए मुनीम मिल सके, बाबू मिल सके। अब वो सिस्टम धीरे धीरे, आपने सुना होगा, एक समय था 30 साल 40 साल पहले, 12वीं पास किए नौकरी लग गई, 12वीं में इतना नंबर आया नौकरी लग गई। पहले मेरे समय में भी वैकेंसी याद है मुझे कि 12वीं में जो टॉप रैंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से नौकरी मिला करती थी। लेकिन आजकल वो सिस्टम ध्वस्त हो चुकी है। ओपन स्कूल आ चुके हैं या समकक्ष स्कूलें आ चुकी है, प्राइवेट स्कूल आ चुकी है जो बड़े बड़े नंबर दे रहे हैं, और जो लेबोरियस बच्चे हैं उनके 80% मार्क्स, नॉन लेबोरियस बच्चे उनके 85% मार्क्स। तो ऐसे में वो भिन्नता आ गई, इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम अनिवार्य रूप से स्थापित किया जा चुका है। जो पुरानी भर्ती पद्धति थी, सरकारी पद्धति, वो अब कंपटीशन एग्ज़ाम में बदल चुकी है। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ पाना है तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के माध्यम से ही पाएंगे। ऐसे में अगर छोटी जगह में, मेरी पोस्टिंग जहाँ जहाँ रही, मैं राजनांदगांव में भी अवसर कोचिंग खोला था, मैं कोशिश किया था कि अच्छे से चल सके। फिर उसके बाद जब दंतेवाड़ा गया तो नोडल था मैं लक्ष्य एकेडमी का। उसके बाद नारायणपुर में भी अवसर कोचिंग चलाया, जहाँ नीट जेई का भी क्लास चलता था, और पीएससी का भी हमने विंग डाला था। रायगढ़ में भी तेजस एकेडमी हमने खोला, नोडल अधिकारी वहाँ पर भी था, और बहुत अच्छे से लीड करता था। अपनी ओर से जो संसाधन जो कर लेते थे करते थे, शासकीय पैसा भी यूज़ करते थे ताकि बच्चों को लाभ मिले। बहुत अच्छी क्लास चलती थी। अभी आप नौकिरण जरूर विजिट कीजिएगा महासमुंद का, वो भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर डे 350-400 बच्चे पढ़ते हैं। मतलब किसी यहाँ के जो अच्छे वेल नोन इंस्टीट्यूट रहते हैं उसके बराबर बच्चे पढ़ते हैं। रिजल्ट्स भी आना चालू हो गए हैं। अभी तो कुछ कारणों से रिजल्ट रुके हुए हैं, रिजल्ट आएगा तो डैम श्योर वहाँ से भी रिजल्ट आएगा। और अभी फिर से जहाँ पोस्टेड हूँ मैं, वहाँ भी फिर प्रयास करूँगा, फ्यूचर में भी प्रयास करते रहूँगा। कुछ तो अपना थीम होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। ये मेरा एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम है, ना कि मेरा बेसिक जॉब प्रोफाइल नहीं है। लेकिन इस प्रकार का अगर आप कुछ बन जाते हैं तो आप अपनी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम, जो आपकी हॉबी है, जो आप करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वो आप कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, वहाँ सब सहयोग के लिए बैठे हैं। बस एक आपके अंदर एक वो लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ, लोगों की मदद करनी है, चाहे किसी भी रूप में हो। जी, कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के। मैंने पहले ही बता दिया था कि जॉइंट कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो कईयों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेली लाइफ क्या होती है एक जॉइंट कलेक्टर की? कितने बजे उठते हैं, कब ऑफिस जाते हैं, क्या क्या देखते हैं, कब वापस आते हैं? एक्चुअल में हम लोग रहते तो इंसानी हैं, तो जो जिस तरीके से आप लोग जो पड़ोस में रहते होंगे, कोई 11 बजे उठता है, 11 बजे तो नहीं उठ सकते हम क्योंकि ऑफिस ही 10 बजे जाना है, तो कोई 9 बजे उठता होगा आपका पड़ोसी, कोई एक और पड़ोसी होगा जो 4 बजे उठ जाता होगा। तो हमारे पास भी हमारे अधिकारियों में वेरिएशन है इस प्रकार का। लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा। मैं तो औसतन ऐसे 8 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। रात में चूँकि सोने में भी 1 बज जाता है, मैं भी वो आदत ही हो गई है, तो उस कारण से 1 से 8 बजे तक घोर निद्रा में रहते हैं। कोई टेंशन नहीं रहता क्योंकि वो जो पर्सनालिटी वैसी है कि हम अगले दिन का सोचते ही नहीं। और दूसरा चीज़, फिर उठे, तैयार हुए, अपना अच्छा एक ब्रेकफास्ट लिया। हमारे देखिए, बोलने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप एस्पिरेंट है इसलिए मैं बताना चाहूँगा, जो संसाधन होते हैं, हमको खाना बनाना नहीं पड़ता, हमारे लिए रहता है, बन गया रहता है। हम बस मेनू बताना पड़ता है, वही हमारे लिए कष्ट रहता है कि मेनू क्या है, आज सवेरे क्या खाया जाए। बहुत बड़ा कष्ट है वो। खुद बनाना हो तो कम कष्ट होता है। और दूसरा, चाय टी और सब के बाद में हम ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में भी हमको दिन में 3-4 बार, जितने बार चाहे उतने, अनलिमिटेड चाय होता है, अनलिमिटेड नाश्ते, मतलब आप जानते हैं संसाधन पर्याप्त। कोई आया तो उसको चाय ऑफर किए, कोई आया तो खाना खिला दिए, कोई कुछ और किए। प्रोटोकॉल में माहिर हैं हम, तो खुद ही प्रोटोकॉल अफसर होते हैं। तो उसके साथ साथ जॉब प्रोफाइल वैसे ही चलता है। शाम को अगर वर्क रहे, अगर वर्क ना रहे तो भी हमको 6 बजता है। अगर वर्क रहा तो फिर वो 7:30-7 चल देता है। उसके ज़्यादा हम नहीं प्रीफर करते कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम रुके। फिर घर जाते हैं, घर में कुछ एक्स्ट्रा, अगर मैं बोलूँ तो वेब सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करता हूँ, या कुछ और ऐसा। बुक, यानी कि आजकल तो कुकू FM आ गया, बुक सुनना पसंद करता हूँ, वो सुन लिया। और फिर खाना वाना के बाद में फिर अपनी कुछ राइटिंग या कुछ ऑफिस का कुछ चीज़ रहती है वो पढ़ते हैं। और पढ़ते पढ़ते फिर लास्ट में यूट्यूब का कुछ देखते हुए फिर नींद आ जाती है। मतलब एकदम नॉर्मल लाइफ। और हाँ, नॉर्मल के साथ जो हमारा वीकेंड होता है वो हमारे हिसाब से रहता है कि हाँ, हम कभी लोकल एरिया घूमने चल दिए, कभी किधर घूमने चल दिए। बीच बीच में अगर बड़ा स्लॉट मिला तो अगर आपकी संगत अच्छी है, जो सामने में घूमने वाली है, आपकी वाइफ हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको लिमिटेशन है ही नहीं।
तो मतलब एक हेल्दी लाइफ जो होती है, एक एक्सप्लोर वाली लाइफ जो आप सपना देखते हैं ना, अनलिमिटेड है, नो डाउट। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड या मतलब मनी हमारे पास भले ही थोड़े कम हो एज एमएनसी की तुलना में, जो जिनके बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं, 50 लाख का ये मिलता है, 1 करोड़ का मिलता है, वह ठीक है हमारे पास कम है, लेकिन जो उनके पास संसाधन मिलते हैं लोकल लेवल में, हम उससे ज़्यादा संसाधित रहते हैं। और वो रेस्पेक्ट वाला पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल ही अलग है, जो वो तो नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे को मेरी एक दोस्त ने बोला था कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना भाई, ये मेरे को कहीं भी ले जा सकता है। मैं अपना आईडी दिखाया था, और तुम जहाँ जा सकते हो वहाँ अंदर मेरे को घुसा सकता है ये मेरा आईडी कार्ड। ये जो होता है पहचान, जो हम पहचान के लिए करते हैं बेसिकली, ये पहचान अनलिमिटेड है ऑल ओवर इंडिया। आप छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाइए वो पहचान पर्याप्त है कि आप इस पद पे हैं। हाँ, और बिलोंगनेस को इस तरीके से बिलोंग करते हैं आप, गवर्नमेंट आप छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं। कैसा होता है सर कोई मतलब सीन, क्योंकि ये चीज़ ना लोगों को बहुत मोटिवेट करती है कि आप किसी को अच्छा। कहीं पर आपको लोग नहीं जान रहे हैं, आप चले गए है ना, चाहे वो एयरपोर्ट हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, और कोई ऐसा सिचुएशन बन गया हो जहाँ पर आपको अपना दिखाना पड़ जाए, तब कैसा रिएक्शन रहता है, क्या रहता है? अच्छा, आप सोचिए 2 मिनट के लिए, टोल नाका आपको रोकती है, हमको नहीं रोकती। 2 मिनट के लिए सोचिए, ठीक है ना, आपको मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी में अंदर घुसने में रोकती है। एक बार हम थोड़ा सा हल्का सा, आमतौर पर हम यूज़ ही नहीं करते, मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ, हम यूज़ करते ही नहीं, आम आदमी जैसा रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर अनिवार्य हो गया, किसी के ऊपर आ गई कोई इमरजेंसी है, कोई जल्दी है, या फिर हम ऐसा काम कर रहे हैं जो पब्लिक रिलेटेड है, तब तो भयानक यूज़ होती है। फिर तो हम पुलिस के डंडे को भी किनारे करके आगे बढ़ते हैं, किनारे हो, सीधा आदेश चलता है हमारा। तो लेकिन वो पब्लिक अपने लिए रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हाँ ठीक भाई, ठीक है, वो ठीक, हल्का सा आईडी दिखा दिया, उतने में समझ जाते हैं कि वो पर्याप्त है, ये भड़के उसके पहले इसको आगे बढ़ने दो। और बहुत सारी चीज़ें, आप कभी थिएटर जाएंगे तो बहुत सारे सेवक मिल जाएंगे, है ना। आप अगर कुछ और दूसरी एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे या कुछ वाटर पार्क भी जा रहे हैं तो वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप स्वयं से संपर्क करें तो डैम श्योर मिलेंगे। अगर आप आम आदमी जैसे मैं लो प्रोफाइल रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, अभी भी हूँ तो लो प्रोफाइल जैसा ड्रेस में, तो ये बेहद, अगर ऐसा भी है और कोई पहचान वाला मिल गया तो आप अपना प्रोटोकॉल तो छोड़ ही दीजिए, आप उसके सरकारी मेहमान हो गए फिर आप। मतलब ये भी एक लाइफ है, ये एक पर्सपेक्टिव है, अलग लाइफ है जो आपको मतलब हर पल ऐसा महसूस कराता होगा यार। और जब अच्छा आप देखिए, जब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एक हमारे, मैं बड़े लेवल के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे औसत दर्जे के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनको खबरें लाने के लिए न्यूज़पेपर्स वालों को पटा के रखना पड़ता है ना, मना के रखना पड़ता है, अपने विंग में शामिल करना। प्राइवेट कंपनीज को तो एडवर्टाइज के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट पर्सन एक छोटा सा भी अपने लिए खबर लगा रहे हैं, जन्म तिथि है फलना ढिमका के लिए, एक छोटा सा पैसा देखेंगे या ये अप्रोच लगा कर या इन्फ्लुएंस करके आप उसको लगाते हैं। हमारी खबरें तो ऐसी ही पटी रहती हैं, हम कई बार तो पत्रकारों को बाइट भी नहीं देते तो भी से खबर लगी रहती है। सोचिए, मतलब रोज पेपर पढ़ेंगे, अपना नाम कहीं ना कहीं पाएंगे, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है वो। बहुत सही। कुछ और क्वेश्चन है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या क्या रहते हैं, बंगला, गाड़ी, नौकर, इन सब। देखिए, आप तो सरकारी सामान बन जाते हैं, उसके बाद फिर आपके रैंक के हिसाब से वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मतलब एक अच्छा बंगला 3 BHK बोलना छोटा शब्द हो जाएगा, 4 BHK बोलना ठीक है। बाहर का प्रीमाइसेस भी अलग, गाड़ियाँ भी अलग, गाड़ी कभी एक रहती, कभी 2-2 हो जाती है, औसत एक तो मिलती हैं। सिपाही सैनिक मिल जाते हैं, ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ड्राइवर आमतौर पे 2 मिल जाते हैं, कोई काम करने वाले भी प्यून कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। इस टाइप का मतलब आपके पास एक एटमॉस्फेयर, इवन आप अपने घर के सामने वो गैलरी लगा रहे हैं तो कोई अपने अपने शौक के हिसाब से बहुत सारा चीज़ करने के लिए लोग बाग तैयार रहते हैं उनके यहाँ, पता नहीं क्यों। कई लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा मेंटेन करते हैं। उनकी फैमिली एक बेहद कंफर्ट लाइफ जीती है, जैसे आमतौर पे बड़े शहरों की तुलना में तो बहुत अच्छा। और संसाधन भी है, बाहर भी जा रहे हैं तो भी से लोग बाग वहाँ वेट करते रहते हैं कि आप जा रहे हैं। तो इवन आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो आपके लिए 2 आदमी अगर पहले से सूचना दे दिए तो भाई आप, है ना, पहले से लाइनअप करके रखें सूचना, या आपका स्टाफ लाइनअप करके रखा है तो 2 आदमी इंतजार कर रहे हैं, वो आपको लेकर जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। वैसे तो उस दरबार में सब बराबर है, लेकिन जो समय सेविंग होती है, टाइम सेविंग होती है, उसके लिए वो होती है।
ओके सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ एक और मतलब एक शो चलता है जिसमें हम लोग ऑफिसर्स की लाइफ दिखाते हैं, ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी। तो उसके लिए भी आप अलाउ करिएगा कि हम आपका दिखा सकें कि कैसा लाइफ रहता है जब आप ऑफिस जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप वो करते हैं, और अगर दिखा सकें कि आप अपना प्रेमिसेस कैसे हैंडओवर करते हैं। अगर आप परमिशन करेंगे तो किसी दिन हम लोग ज़रूर इसके लिए भी शूट कर सकें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपकी सीजी के बाहर भी पोस्टिंग हो सकती है जब आप आईएएस पद पे चले गए, या अभी भी करेंटली क्या आपका पोस्टिंग होगा? नहीं, आमतौर पे हम सीजी कैडर के हैं, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के हैं, तो बाहर तो नहीं जा सकते। यहीं पर सेवाएं रहती है। आईएएस अवार्ड के बाद ज़्यादातर सेवाएं यहीं रहती हैं। ओके। सैलरी क्या रहती है जब आप ज्वाइन करते हो, कैसे प्रमोट इंक्रीज? देखिए, हमारे जो डिप्टी कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर में एक पूरा का पूरा वेतनमान चेंज हो जाता है। हमारा अपर कलेक्टर में फिर वेतनमान चेंज हो जाएगा। तो सैलरी हैंडसम सैलरी होती है, मतलब 1 लाख के आसपास आप घूम रहे हैं, और वो पर्याप्त रहता है अपने पास फैमिली उसके लिए। ओके। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? बहुत प्यारा। लगभग मेरे 50 नहीं बोलो 90% मित्र जो है बहुत अच्छा बैलेंस करके रखे रहते हैं, मैं इंक्लूडिंग मी, कि वर्क लाइफ बैलेंस। हम कभी भी लाइफ में स्विच हो जाते हैं, कभी वर्क में स्विच हो जाते हैं। जैसे अगर हम बाहर में भी हैं तो भी वर्क में स्विच हो सकते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। मोबाइल से या कुछ लैपटॉप से या वीसी के माध्यम से हम कार्य को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑफिसर हैं। मतलब हमको या तो जो निर्देश आया है उसको एलोबरेट करना है, समझाना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है कि वो काम एग्जीक्यूट हो सके। एग्जीक्यूशन तो नीचे लेवल में होना रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मतलब सब्जेक्ट लेना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? आर्ट, साइंस, या कोई भी आप स्ट्रीम जो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोगों को गाइड भी करते हैं इसलिए। एक्चुअल में आपकी अगर अभी 10वीं क्लास तक हैं तभी आप इस विषय को सोच सकते हैं कि आपको कौन से विंग में जाना है। अब एक बार आर्ट में चले गए तो आप साइंस पे आ नहीं सकते, साइंस में गए तो स्विच करना तकलीफ दे होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग ले ही रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपने तय कर लिया कि सिविल सर्विस में आना है तो जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद जो आपकी हॉबी है ना वो लीजिए, और ज़रूर ज़्यादा उसमें डेडिकेट मत होइए, क्योंकि आप टॉपर एक ही बार बनने वाले हैं, याद रखिए। या तो आप इसमें बन सकते हैं, नहीं तो उसमें। आप उसमें बनने की फिराक में इसको कमज़ोर कर डालेंगे। इसलिए दोनों चीज़ें आप उसको बाई हॉबी पढ़िए, ताकि आपको आपके जो गुण हैं वो बढ़े उसमें, और इसको बाई कैरियर पढ़िए कि मुझे करना ही है ये। बहुत अच्छी बात कही है सर, क्योंकि ना जैसे जैसे हम लोगों की भी उम्र बढ़ रही है ना, इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद यहाँ पर के ऑडियंस आज ना ही समझ सके आपका जो ट्रू पोटेंशियल रहता है ना, जो ट्रू कैपेबिलिटी रहती है, जो पूरी ताकत रहती है ज़िंदगी में एक ही बार आप यूज़ कर पाओगे, और उसको आप ज़िंदगी भर याद करते रहोगे। यार उस समय तो इतना पढ़ लेते थे, वो शायद आप आगे नहीं कर पाएंगे। सही बात, बहुत सही सर। लास्ट एक क्वेश्चन है, एक बार किसी पोस्ट में सिलेक्शन पा जाने के बाद आप कैसे पढ़ाई जारी रखें? मतलब आप 10 साल तक पढ़ते ही रहे, वो कैसे आप मेंटेन करके रखें? देखिए, मतलब मैं द फर्स्ट टाइम जॉब करना शुरू किया 2005-6 के आसपास, और अच्छा जिम्मेदारी वाला जॉब था, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद मतलब मैं सर्कल से जुड़ा रहा, दोस्तों के बीच रहा। जो दोस्त पढ़ते थे तो मैं अगर उनके पास जाता था तो पढ़ाई करते रहते थे। मेरे को बहुत बोर लगता था, मैं भी पढ़ने लगा। पढ़ता ही था, पढ़ने की आदत तो थी। अब वो पैरेलल में अगर बेटर पोस्ट में जाने की स्थिति में आ रहा है तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा, मुझे भी तो उसके बराबर compete करना है। मेरा कंपटीटर तो वो है, ना केवल वो दोस्त, बल्कि वो सर्कल जो सबके बीच में है। अगर एक पर्सन भी अगर आगे बढ़ रहा है तो मुझे तो उससे भी आगे बढ़ना है ना। और एक चूँकि आगे बढ़ने का एक सर्टेन लाइफ स्टेज बस होता है। हम 30 साल 28 साल तक ही जो कर सकते हैं बेटर वो करेंगे, बहुत कम लोग हैं उसके बाद कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जॉब कर दे गया, पहले एक डेवलपमेंट अफसर का किया, फिर थोड़ा दिन टेकनपुर बीएसएफ में पहुंच गया, थोड़ा दिन सीबीआई एकेडमी में पहुंच गया, थोड़ा दिन एनसीबी में काम किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में फूड इंस्पेक्टर यहाँ लोकल काम किया था। तो ऐसे ऐसे जॉब करने के साथ में सिर्फ पढ़ता था मैं, जो बाकी टाइम जो बच जा रहा है वो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था एज पॉसिबल है, और बहुत इंजॉय करता था उसको। और उसके साथ जो नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए अगर मुझे जॉब से छुट्टी लेनी पड़े या मुझे क्विट करना पड़े, इस्तीफा भी देना क्यों ना पड़े, मैं दे देता था, आ जाता था और अपनी पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं क्लियर था कि हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे।
अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो उसको अपने पढ़ाई पे पुनर्विचार करना चाहिए, अपने गाइडेंस पे पुनर्विचार करना चाहिए, अपने रास्ते पे पुनर्विचार करना चाहिए और रास्ते को स्विच करे और पढ़ाई को स्विच करे और मेहनत को तेज करे और डैम श्योर है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपने सिलेक्शन लिया है, वो स्वयं के क्वालिफिकेशन के हिसाब से टॉप मोस्ट पोस्ट है, तो ये बताइए कि आप मतलब नया टारगेट कैसे सेट करते थे कि ये मैं पहुंच गया हूँ, अब मेरे को और करना है? क्या ये लोग इन्फ्लुएंस करते थे आपके आसपास के लोग? ये जो होती है ना, सबसे पहले अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो ये ना बेहद सरल हो जाता है जो आपने ये प्रश्न दिया, क्योंकि अगर एक क्लास में जब हम पढ़ रहे हैं और उस क्लास में हम बेहद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप 1, टॉप 3, टॉप 5 में भी है, और हमसे कम परफॉर्म वाला बेटर सिलेक्शन लेके चला जा रहा है, मतलब हमारी वहाँ पर हमारी क्षमता ज़्यादा है, हम नहीं ले पाए हैं, मतलब हमको पढ़ना है और ये हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो बेटर में पहुँच गया या पहुँचने की काबिलियत ले आया है, अब उसका प्री निकल गया, मेंस भी निकल गया, मतलब हम भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है इसको आकलन करना अगर आप कंपटीशन में है तो। अब कंपटीशन कर रहे हैं, कोई 100 मीटर की दौड़ भी कोई दौड़ता है तो वो 20 लोग के बीच दौड़ता है और आप अपने बंद कमरे में कंपटीशन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, वो कंपटीशन नहीं हो, पढ़ाई है। कायदे से आपको कंपटीशन करना चाहिए और इसको गोल को सेट करने के लिए अपने आसपास को देखिए, अगर सामने वाला आपसे बेटर कर रहा है और किस पोस्ट के लिए बेटर कर पा रहा है, आप उस पोस्ट में आप पहुँच सकते हैं। अगर आप उस कभी नीचे रहा हो कभी या कभी बराबर रहा हो तो। और इसी में आपका संगत भी बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ हैं। और आप गौर करेंगे कोई भी अधिकारियों की संगत जो बैकग्राउंड में भी जाएंगे तो उनके अधिकारी ही बन चुके रहते हैं उन लोग, उनके साथ जो पढ़ाई की है, पूरा स्लॉट का स्लॉट सेलेक्ट होता है बोला जाता है। तो आप स्लॉट में शामिल रहिए, एक अच्छे स्लॉट में देखिएगा, कब आप सेलेक्ट होंगे पता नहीं चलेगा। वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, आपका जो डाइवर्सन होते रहता है माइंड डाइवर्सन वो भी ख़त्म कर देते हैं और आपकी डेडिकेशन को बढ़ा देते हैं उन लोग। कई यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सर, डिप्रेशन टाइप के फेज़ का सामना करते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है, कई अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, नहीं बनता रहता है, क्या करें, कहाँ जाएं। आपके लाइफ में जब कोई ऐसा पॉइंट आता है तब आप कैसे अपने थॉट प्रोसेस को रखते हैं और कैसे इस सिचुएशन से बाहर आते हैं? आप अपनी लाइफ को अगर देखे होंगे तो सबसे खुशनुमा दिन कौन सा था आपका, सबसे खुशनुमा क्षण कौन सा था? तो आप गौर करेंगे वो खुशनुमा क्षण या खुशनुमा दिन जो है कितने दिन तक प्रभावित रहा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक प्रभावपूर्ण था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने था, उसके बाद वो डाइल्यूट हो गया। वैसे ही जो बुरे क्षण होते हैं, बुरे क्षण तो और जल्दी जाते हैं। अगर कुछ भी कारण से, चाहे आर्थिक कारण से हो, पारिवारिक कारण से हो या व्यक्तिगत कारणों से हो, मानसिक कारणों से हो, या ऐसा लगता है कि हमारे सारे दोस्त सेटल हो गए या फिर हमारी फ्रेंड्स है वो सेटल हो गए, ज़्यादातर हम लड़कियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस चीज़ में, तो वो सेटल हो गए या वो कोई दूसरा करियर ऑप्शन चुन लिया और आप इसमें ही पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आता है इस फील्ड के लिए। तो लेकिन वो आप इसको हथियार के रूप में यूज़ कीजिए, डिप्रेशन को हथियार बनाइए ना, लगिए पुस्तक के साथ, आप आगे बढ़िए। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, जीवन सच्चाई बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, आप सोचिए 2 लाख की पॉपुलेशन या 4 लाख की पॉपुलेशन की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा वो? भले ही एक छोटा सा पद जनपद सीओ भी पा लेता है पीएससी के हिसाब से, मध्यम पद है वो, अगर उसमें तो 2 लाख 2.5 लाख की पॉपुलेशन रहती है जहाँ पर लोगों की डिप्रेशन हमको संभालने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, कुछ अच्छी चीज़ों में, अपनी हॉबी की चीज़ों में लगाइए। ठीक है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अपने हॉबी की चीज़ों में लगाइए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए और उनके साथ रहिए। आप बल्कि अप्रोच करके, चाहे जैसा भी करके, आप किसी सेलेक्टेड बंदे के साथ रहने चले जाइए, आप उनके साथ उनका जीवन देखिए और उनसे सीखेंगे। क्या होता है कि पल पल और मिनट मिनट जो बोल कर या सुनकर जो सीखा नहीं जाता वो देख कर सीखा जाता है। तो एक बार देख कर सीखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, क्योंकि फ़ोन है, लोग हैं, बिलासपुर का माहौल है, तो कई बार लोग भटक जाते हैं। उस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए? जैसे कि मुझे लगता है कि जब हम कैरियर में इस पड़ाव में रहते हैं जहाँ पर हम कुछ बनने वाले रहते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिए रहते हैं और कुछ बनने वाले रहते हैं, कुछ बनने की अपॉर्चुनिटी हमारे अंदर आ चुकी रहती है, हमारे बीच सृजित हो गए रहते हैं, ऐसे समय में डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा काम करता है और उसी का प्रतिफल रहता है कि बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। आप लोग को जो ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं
उसका यूज़ के बारे में सोचना चाहिए कि उसका यूज़ क्या है। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन किए हैं, चलो 1 घंटे का है, 3 घंटे का है, यूट्यूब देखते हैं, किसी करंट अफेयर्स को देखते हैं, वो आधे घंटे का है, ठीक है, उन आवर्स को जुड़िए। और उसके अलावा आपका स्मार्टफोन अगर बंद रहे तो सबसे बेटर है, सबसे बेटर आप कोई कीपैड फ़ोन रख लीजिए इमरजेंसी के लिए, वो बंद ही रखिए। और आप इसको ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल यूज़ कीजिए, और आपका बहुत बेटर टूल्स है वो आज के समय में। लेकिन उसको एज ए यूजुअल फ़ोन कॉल करने के लिए, फेसबुक या इंस्टा या व्हाट्सअप चलाने के लिए मत यूज़ कीजिए। हाँ, अगर आपको लगेगा कि कोई डाटा मंगाना है व्हाट्सअप से तो फ़ोन कर दीजिए, मेरे व्हाट्सअप पर भेज दीजिए। जब आप मोबाइल ऑन करेंगे तो वो आपके डाटा में तो रहेगा ही, कहाँ जाएगा वो। तो आपको अपनी मंथन करनी है अपनी लाइफ स्टाइल को। 2 मोबाइल में देखिए, अधिकारी बनने के बाद हम भी 2 मोबाइल मेंटेन करते हैं। कोई एप्पल रखता है, कोई फिर एंड्रॉयड रखता है, या फिर कोई एंड्रॉयड भी रखता है, कोई कीपैड वाला भी रखता है, रखते हैं। आप भी शुरू से अधिकारी बनिए, आप यूज़ के हिसाब से उसको देखिए। बहुत सही। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा पारिवारिक या सामाजिक डिस्ट्रैक्शन होते हैं। बहुत ज़्यादा शादियों में जाना शुरू करते हैं, सुख दुख में जाना शुरू करते हैं। मम्मी बीमार है तो हम दुखी रहे, हम बीमार से भी ज़्यादा बीमार होना शुरू कर देते हैं। आप ही बताइए, अगर आपकी सिस्टर को कोई अगर प्रॉब्लम आई है, या भाई को प्रॉब्लम आया है, मेडिकली प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, तो आप क्या हेल्प कर पाएंगे? ज़्यादा जाएंगे, पैर दबाएंगे, बस इतना ही ना। वो पैर दबाने वाली आपको बहुत कम कास्ट में मिल जाएगी। आप प्लीज़ अपना इतना कीमती समय जो है पढ़ाई में लगाइए, और बगैर टेंशन लिए कुछ ऐसा बनिए कि उनके लिए कुछ कर पाए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ कर पाए, उनके घर के लिए कुछ कर पाए। नहीं तो एक दिन आप बोझ बन जाएंगे। बहुत सही सर, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मुश्किल रहता है 1-2 घंटे में सब कुछ निकालना, पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से, आपका एक कोर मैसेज जो आप बोलना चाहते हैं कि यार इस चीज़ का बस ध्यान रख लेना, आपका पूरा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं एक चीज़ बस बोलूँगा, ये चाहे PSC हो या UPSC हो, इवन मैं बोलता हूँ व्यापम का भी एग्ज़ाम, ये कोई मतलब जॉब नहीं है, कोई औद्योगिक केंद्र में जाकर कोई वर्किंग करने वाले नहीं है, एक सर्विस है। सर्विस के जैसे इसको चुनिए, और डेम श्योर अगर आप अपने जीवन में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा बदलाव हो चुका रहेगा। एक आइडेंटिटी मिल जा रहेगी, और एक सम्मान मिला रहेगा, एक प्रॉपर सैलरी मिले रहेगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला रहेगा, प्रॉपर आपके लोग, आपके सर्कल मिले रहेंगे, और अपॉर्चुनिटी मिली रहती है कि अपने आप को आप समाज में शो कर सको, आप एक आइडॉल बन सको, मूर्ति बन सको, जिसको देखकर लोग बाग सीख सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहता है। आप सभी का स्वागत है, शासन में सबका स्वागत है, आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो डेम श्योर कोई दूसरा आएगा, इसलिए आप ही आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज से ये वीडियो हमेशा रहने वाली है, और कोई एक भी पर्सन इंस्पायर हो गया ना इस बात से कि मुझे सर जैसा बनना है, तो ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। हम लोग यही कोशिश भी करते हैं कि लोगों को मोटिवेट करते रहें। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने कुछ गुडीज़ भी लॉन्च किए, तो आपको वो गिफ्ट करना चाहेंगे, ताकि आप उनको अपने सामने हमारी याद की तरह रखें, तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। तो सर कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए, ये UPSC एस्पिरेंट्स को, PSC UPSC एस्पिरेंट्स का सपना होता है, आप तो इसको जीते हैं, पर उनको ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक है, प्लस अच्छा है ये, अरे ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, ये हमारे टेबल में रहेंगे फिर तो। और एक और सर, इसमें आप पेन होल्ड करिएगा। थैंक यू सर इनको एक्सेप्ट करने के लिए, एंड हम चाहेंगे कि आप हमें हमेशा याद रखें। और ये बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहा, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड एक हमारे यहाँ प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर को टैग करते हैं, ताकि वो भी यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। तो आप किन को टैग करना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल से बच्चे लोग को, यानी कि जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा जिनको सुनना चाहिए, वो रुचि शर्मा है। 22 साल की उम्र में जिसने 3rd रैंक हासिल किया था, साथ भी इतनी अच्छी एक्सप्लोजर के साथ जॉब करती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में, एक लड़की होने के बावजूद कभी वो उस फेमिनिज़म वाली कॉन्सेप्ट में कभी नहीं रहती, मतलब एक अपने आप को अधिकारी ही मानती है। उसको जो लेडी अफसर कहलाना पसंद भी नहीं है, अफसर सर पसंद है। तो ऐसे लोग को ज़रूर आपको सुनना चाहिए, तैयारी के लिए भी और आगे के लिए भी।
मैम, हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में ताकि आप भी आके अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कर सकें। एंड आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।